अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा था कि सिंक्रोनसली चल रहा होता है ना, मतलब जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल बिहेवियर इस तरीके से सिंक्रोनस। तो जैसे हम गेट डेटा को कॉल करें तो ये ब्लॉक ऑफ जो कोड है वो चलेगा। अब इसमें होगा क्या कि ये जब गेट डेटा कॉल होगा इसकी एग्जीक्यूशन चलेगी। अब इसकी एग्जीक्यूशन जब होगी तो उसके अंदर क्या क्या स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है सेट टाइम आउट के रिलेटेड, ठीक है। सेट टाइम आउट का काम क्या है, डिले ऐड करना ना, जितना भी हम उसके अंदर टाइम बताएंगे। तो 2 सेकंड का हमने डिले कह दिया। अब ये है कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन तब कॉल होगा, ये आफ्टर कॉल, उसके कॉल मेरी के आवाज बाद क्यों नहीं कॉल। आ रही? सॉरी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका ये फंक्शन यस कॉल होगा, सर। क्या क्या मसला है? अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ जब ये आपका फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल के टाइम पे सेट टाइम आउट कॉल होगा। अब सेट टाइम आउट का बिहेवियर ये है कि जितने सेकंड उसमें बताओगे उतने आपका वो डिले ऐड कर देगा। तो सेट टाइम आपका एग्जीक्यूट हो चुका। अब ये कॉल बैक फंक्शन है, ये इज असिंक्रोनस जो है वो काम होगा कि जैसे सेट टाइम आउट अपनी डिले, अब उसने डिले ऐड कर दिया, अब वो डिले जब तक वो पूरा हो उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो ये आफ्टर कॉल है सेट टाइम आउट के अंदर, इसका कोई लेना देना इस चीज के साथ नहीं है। तो जब हम ये गेट डेटा कर रहे हैं तो सेट टाइम आउट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसको नहीं मालूम कि मुझे वेट करना है उसके लिए, क्योंकि वो जो अंदर जो रिटर्न वैल्यू हो रही है इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई। अगर रेस्ट ऑफ द लाइन यहाँ पे लिखी होती है, यहाँ पे कुछ भी, लेट सपोज ये लाइन ऑफ कोड, तो ये एक लाइन एक्सप्रेशन चलता है, फिर ये चलता है, फिर ये चलता है, और इस गेट डेटा की एग्जीक्यूशन खत्म। उसे नहीं मालूम कि सेट टाइम आउट ने कितनी दफा जो है वो कितना डिले ऐड किया है। और फिर उसके बाद जो फंक्शन कॉल होगा, ये आफ्टर कॉल है ना जिसको कहते हैं कॉल बैक, वो कॉल होगा फिर जो कि वो रिटर्न करेगा कोई वैल्यू, उसको नहीं मालूम वो इस चीज। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अगर अगर सिंक्रोनस है तो ये चीज इस तरीके से क्यों हो रही है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे रुक क्यों नहीं रहा, आगे क्यों जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये फंक्शन उसने एग्जीक्यूट किया, अब वो कितने टाइम के बाद डिले कर रहा है ये वो उसका पार्ट नहीं है। उसकी एग्जीक्यूशन ये इस फंक्शन की हमने एग्जीक्यूशन करी है, उसके अंदर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये इसके लिए यहाँ पर वेट नहीं कर रहा, ये आगे जा रहा है। और रिटर्न जो है वो कुछ भी नहीं, तो उसको अनडिफाइंड एक्स के अंदर असाइन, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा उस टाइम के लिए। जब ये लाइन चलेगी उस टाइम ये फंक्शन कॉल होगा, ये अंदर वाले फंक्शन को कॉल करेगा, उसके अंदर वाला फंक्शन तो 2 सेकंड बाद चलेगा, वो उसका पार्ट ही नहीं है ना। तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, तो एक्स के अंदर ये कुछ भी नहीं दे रहा, यहाँ तो अनडिफाइन आएगा, वो एक्स को मिल गया। ठीक वैसे ही एक्स अनडिफाइन है और इसको पास होगा। और ये सेट टाइम आउट जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, डजन इसको नहीं मालूम कि भाई ये जो फंक्शन है ये बाद में कॉल होगा कि क्या होगा डिले के बाद, इसने अपनी एग्जीक्यूशन कर दी, सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हो चुका। अब उसका बिहेवियर क्या है कि वो 3 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद जाके वो कॉल बैक को कॉल करेगा, मतलब वो कॉल बैक फिर उसके बाद उसकी कॉल होगी, तो वो तो बाद की बात हो गई, मतलब वो उसका इसके साथ कंसर्न नहीं है। तो इस तरीके से वो आपकी चीज जो है वो तभी उसके लिए रुक नहीं रही। मतलब सिंक्रोनस में तो हालांकि वो जब तक वो चीज नहीं हो जाती तो सेकंड जो है आपका थ्रेड नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो ये है कि ये फंक्शन चल गया भाई, एग्जीक्यूट हो गया, अब वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब उसके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि वो डिले जो है वो 3 सेकंड के लिए सस्पेंड हो जाता है, इस तरीके से के लिए 2 सेकंड के लिए सस्पेंड हो गया, तो उसका इसको नहीं मालूम ना। तो ये आपका चला, फिर इसके बाद ये चला, दोनों के अंदर वैल्यूज अनडिफाइन आ गई, जब उनको आपने किया तो वो नॉट अ नंबर, अनडिफाइन को जब सम करोगे तो नॉट अ नंबर आएगा। तो मैंने तब कॉल बैक के लिए आपको वहां पे समझाया कि अगर आपको कहीं पे असिंक्रोनस बिहेवियर जो है वो है कोड का ना, तो जैसे कि यहाँ पर कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन आपका डिले ऐड करेगा, मतलब डिले जो ऐड करेगा उस 2 सेकंड के लिए सस्पेंड कर देगा। तो अब क्या किया जाए, तब तक नीचे वाली चीजें जो भी होंगी वो चलेंगी, जाहिर ही है। अब ये चल रही होंगी, जैसे ही ये डिले इसका खत्म हो जाएगा तो ये कॉल बैक
हम कॉल बैक की मदद लेकर असिंक्रोनस जो है वो जो भी कोड असिंक्रोनसली चल रहा होता है उसमें हम चाहते हैं कि वो असिंक्रोनसली भले चले। मतलब लेट सपोज ये लाइक हम ये कहते हैं कि सर्वर को रुकेस गई, ये तो हम जो है उस चीज़ को यहाँ पे रुकेस एक्चुअल नहीं भेज रहे, हम कह रहे हैं सपोज वो रुकेस हम भेज रहे हैं 2 सेकंड ले रही है। तो अब वो रुकेस चली गई, वहां पे रुकेस की बात खत्म, रुकेस सर्वर के पास चली गई। अब वो कितनी देर बाद रेस्पॉन्स करता है, आपका जो इंटरनेट की स्पीड क्या है वॉट, तब तक ये वाली चीज कर रहा होगा, ये वाली चीज कर रहा होगा, इस तरीके से। तो अब हम कहते हैं कि वहां से जब वो कंप्लीट हो जाए रुकेस ना, मतलब रेस्पॉन्स आ जाए, तो ये चीज चल जाए, तो हम मतलब असिंक्रोनस बिहेवियर की बात करें, असिंक्रोनसली जब कोड चल रहा होता है उसमें हम जब कहते हैं कि वो मतलब आगे जा ही रहा होगा, मतलब उसने एक दफा यहाँ पे रुकेस भेजकर, सपोज यहाँ पे आपने कोई फेच जो है वो कॉल करी और उसमें आपकी रुकेस चली गई, उसके बाद ये मर नहीं जाएगा, यहाँ पर ये आगे प्रोसीड होगा, मतलब ये डेड नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा। फिर हम बताते हैं कि तुम ऐसा करो कि जब वो वाली चीज कंप्लीट हो जाए, मैं बाकी काम तो कर रहा हूँ मगर जैसे वो कंप्लीट हो जाए तो उसके आफ्टर क्या करना है, तो उसके आफ्टर कॉल बैक ये मेरा चला दो, जो कि उस डेटा को कुछ उसके साथ कर रहा होगा। तो तभी हम असिंक्रोनस कोड के अंदर कॉल बैक का सहारा लेकर जो है वो हम रेस्ट ऑफ द कोड उस रेस्पॉन्स पे, जब वो हमारी असिंक्रोनस रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, तो हम फिर क्या करते हैं कि उस के अगेंस्ट जो कोड चलाना है वो हम एज ए कॉल बैक देते हैं कि वो तब कॉल हो जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाए, तो वो असिंक्रोनस में आ जाती है। फिर मैंने उसमें आपको प्रोमिस के बताया था, प्रोमिस के बारे में कि अब कॉल बैक का अल्टरनेटिव कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप प्रोमिस को यूज करते हो, फिर प्रोमिस के अंदर ये चेन बनती है, डॉट देन और डॉट कैच, इस तरीके से आप लिख रहे होते हैं। तो ये और उसमें रिपीटेशन कोड की बढ़ जाती है, तो फिर हम जो है वो असेंट कोर अवेट की तरफ जा रहे होते हैं। और असेंट कोर अवेट में आपने देखा होगा, मैंने तकरीबन वो सेम एग्जांपल्स को डिफरेंट टेक्निक जो भी मैंने बताई कॉल बैक के थ्रू, प्रोमिस के थ्रू, असेंट वेट के थ्रू उनको उनके सॉल्यूशन बताए, तो वो उसमें सारी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वहाँ पर असेंट कोर अवेट ने और थोड़ा सा ज़िंदगी आसान कर दी, कम जो है वो आपका कोड लिखना पड़ रहा था, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, और बस और इस तरीके से। अच्छा, एक मजे की बात उसमें यह है कि जैसे आप प्रोमिस को कॉल कर रहे थे, तो प्रोमिस जब रिटर्न हो रहा था तो हम उसके बाद फिर कर रहे थे देन करके, है ना। देन जब अगर आपकी प्रोमिस रिजॉल्व होती है तो देन वाला जो है वो उसके अंदर जो भी कॉल बैक आपने फंक्शन दिया होगा वो कॉल होगा, अदरवाइज जो है वो कैच के अंदर जो दिया होगा वो होगा। अब ये जब तक रेस्पॉन्स नहीं आ जाता, अगर हम एपीआई की बात करें कि एपीआई कॉल हुई हो, जब तक उसका सर्वर रेस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आ जाता, तो जब वो फुलफिल हो जाएगा तो ये वाली चीज चलेगी, अदरवाइज ये चलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये असिंक्रोनस कोड है। अब हम जब असिंक्रोनस अवेट की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया उसके अंदर खुद से, अब हमने वहां पर फेच करी कोई एपीआई, उसको हमने उसके मेथड को हमने क्या कर दिया, असेंड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है इसको इसके अंदर अवेट जो है कीवर्ड यूज करना चाह रहे हैं। और उसके अलावा ये फंक्शन जो है, चाहे हम खुद से कोई प्रोमिस रिटर्न करवाएं या ना करवाएं, ये जो है ना करवा रहे होंगे तो रैप करके दे देगा। अब बात ये है कि हम उस असेंट को, अब ये फेच रिक्वेस्ट कई सर्वर के पास, अब पता नहीं है कितने सेकंड बाद हमें रेस्पॉन्स मिले, तो तब तक हम आगे जाना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि जो आगे वाला कोड है वो प्रीवियस पे डिपेंड करता है, मगर जावा स्क्रिप्ट जो है वो चलती जा रही होती है, ठीक है, वो उसका वेट नहीं कर रही। तो हम कहते हैं कि भाई रुको जरा, वहां पर उस लाइन पे तुम रुक जाओ जब तक तुम्हें रेस्पॉन्स नहीं आता। तो उस वजह से हम अवेट कीवर्ड देते हैं ताकि उसको रुकना पड़े, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप है वो प्रीवियस पे डिपेंड करता है। तो हमने लाइन बाय लाइन कोड को स्टेप बाय स्टेप वाइज किया, देन और चेनिंग के अंदर नहीं रखा, चेनिंग से अवॉइड करा हमने उसको, उस तरीके से रखा, तो फिर आपको अवेट और ये असेंट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, या कोई और भी अभी तक कंफ्यूजन है? सर जी जी। सर ये आपने दोबारा से जी जी बोलें।
सर ये आपने प्रोमिस वाला एग्जाम्पल किया था, केक वाला। जी जी। ठीक है। तो सर उसमें लास्ट में जैसे हमें पता है कि प्रॉमिस जो है वो असिंक्रोनियस है। उसके जो रेस्पॉन्स है वो वेट करता है, उसके बाद वो रेस्पॉन्स करता है। तो इसके जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो उसमें हम देन और कैच कीवर्ड यूज़ करें, जैसे आपने बताया कि हम्म, अगर पहले देन कॉल होगा, उसके बाद अगर देन कॉल नहीं होगा फिर कैच कॉल होगा। हम्म। तो अगर ये असिंक्रोनियस है तो पहले उसका देन का वेट करेगा ना, कि जब ये कॉल होगा तब तक, ये जब कॉल होगा तब तक इसका वेट कर रहा होगा, तो मतलब कैच तो कॉल नहीं होगा ना। देखिए असिंक्रोनस का मतलब ये है, देखें असिंक्रोनस का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ रिक्वेस्ट भेजी, लेट सपोज एक रिक्वेस्ट गई, अब उस रिक्वेस्ट का ये लेट सपोज इंतज़ार नहीं करेगा, रेस्ट ऑफ द कोड चला रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब असिंक्रोनियस हम कैसे जब प्रोमिस की बात करते हैं तो प्रोमिस जो है वो या तो वो तीन स्टेट होती हैं, पेंडिंग और फुलफिल और रिजेक्ट। अगर फुलफिल हो जाता है तो हमारा मतलब वो यस सर। आपकी जो भी रेस्पॉन्स हुआ, मतलब जो आपने एपीआई कॉल करी उसका आपके पास रेस्पॉन्स आ गया, अब उसके अंदर डेटा है वॉट एवर जो भी है वो सक्सेसफुली आ गया है। तो फिर आप प्रोमिस को कॉल करते हुए जब देन को करते हो तो देन में जो आपने प्रोमिस क्रिएट किया था उसका ऑब्जेक्ट, तो उसमें आपने जब एपीआई की कॉल हुई, अगर आप उसमें देखो, मैं अगर आपको एक मिनट वो कोड शेयर करूं। अब यहाँ पे देखें जिस तरीके से ये कि अब हमने क्या किया, ये फेच एपीआई कॉल करी, सही है। अब इसके अंदर हमने देन को रखा, उसका रेस्पॉन्स, उसके बाद फिर रिजॉल्व करवाया। अब ये देन जो है वो क्या कर रहा है, ये देन बेसिकली उसके रेस्पॉन्स आने का इंतजार कर रहा है ना, मतलब ये तब तक ये कॉल बैक है, ये कॉल बैक है कि ये कॉल बैक तब कॉल होगा जब आप जो है वो आपका ये जो है सक्सेसफुली ये चीज़ जो है वो चल जाएगी। फिर जब आपको रेस्पॉन्स आ गया आपने उसको रिजॉल्व के अंदर दे दिया, ठीक है। जो इसका मतलब है कि आपने रिजॉल्व में दे दिया तो वो आपका प्रॉमिस जो है वो फुलफिल हो गया है। अब आपने उसको कैसे एक्सेस करना है, वो आप देन के थ्रू, मतलब अगर जब रिजॉल्व आप चलाते हो तो ये रिजॉल्व अपनी एग्जीक्यूशन करता है तो ये जंप देता है देन फंक्शन की तरफ। ठीक है, ये आपका जो है वो प्रॉमिस है, और ये देन जो है ये यहाँ पे आके इसकी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगी, और यहाँ पे अगेन आपका कॉल बैक होगा। ये जो मैंने लिखा है ये बेसिकली ये है, यहाँ से हमने आईडी भेजी है तो इसको मैं यूं लिख सकता था, आईडी इस तरीके से करके, और फिर मैं यहाँ पर गेट डेटा करके इसको मैं आईडी दे देता। तो क्या हुआ, इसने जो चीज़ें यहाँ पे से पास करी हैं वो यहाँ पे इस वाले आर्ग्यूमेंट में आ गई, और वो हम यहाँ पर इस तरीके कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर एक आर्ग्यूमेंट है वो आपका कॉल बैक एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, जैसे कि ये वाला गेट डेटा एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, और फिर हमने इस तरीके से कॉल कर दिया। तो ये इस तरीके से। तो अब इसमें इसमें आई डोंट नो और क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है। सर मुझे एक ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर हम प्रॉमिस में असिंक्रोनियस है, मतलब क्या है, एक ही चीज़ है, मतलब देन में हम सारा कोड ले रहे हैं तो पूरा इसका वेट करेगा ना कि सारा कोड देन में आ जाएगा, उसके बाद कैच में तो नहीं आएगा ना। असिंक्रोनियस में है। कैच, देखो कैच तो तब है जब आपका प्रॉमिस फुलफिल ही नहीं हुआ। सपोज नेटवर्क में इशू आ गया या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, कोई एरर आ गई ना, मतलब ऐसे कह लो कोई जो चीज़ें होनी थी नॉर्मल फ्लो में वो नहीं हुई, तो फिर वो कैच में चली जाएंगी, और कैच के अंदर आप जो है भी उसके साथ करना चाह रहे हैं उस हिसाब से उस चीज़ को करें, प्रिंट करना चाह रहे हैं या उसका कोई और चीज़ करना चाह रहे हैं। तो ऐसे तो देखें, अगर वो चीज़ जैसे मैंने केक की मिसाल दी थी कि अगर वो केक दूसरा लाया उसने, तो आपको केक वो चाहिए था जो हमें, जो कॉफ़ी केक था वो डिज़ायर था वो हमें चाहिए था, तो दूसरा लाया, फ़ायदा नहीं है ना। यस सर। तो फिर क्या हो, फिर जाहिर है वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, वो रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट का मतलब है कि फिर कैच के अंदर उसको जाके आप जो भी आपने स्टेप्स लेने हैं कि फिर वो आप ले लो, जिस तरीके से कैच में वो फिर जल्दी में गया और वो केक लेकर आ गया कॉफ़ी, इस तरीके से। तो बात ये है
कि जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए तो देन कॉल होगा। अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता, रिजेक्ट हो गया, जैसे कि आप कहीं पर टिकट लेना जाओ और टिकट लेट सब टिकट यहाँ टोकन ले लो, जैसे कैफेटेरिया पे आप टोकन लेते हो, तो आपने टोकन लिया, आप फिर वेट कर रहे होते हो कि लेट सब टोकन मिल गया, आप गए वहाँ पर जहाँ पर रिसीव करने के लिए, तो आप वेट कर रहे होते हो जब आपका ऑर्डर प्रिपेयर हो जाए, वॉट एवर जिस तरीके से भी होता है, जैसे आप टोकन लेते हो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स पे, फिर आपको वेट करना पड़ रहा होता है। तो उस टाइम पे ऐसा ना हो कि आप टोकन लो और फिर जो है बाकी कस्टमर वेट कर रहे हो, तो आप वहाँ से उसको काउंटर को फ्री कर दो, फिर दूसरे जो भी अगर आ रहे हैं तो लेट सपोज बाकी कस्टमर आ रहे हैं तो वो भी टोकन ले सकें, तब तक आप वहाँ से रिसीव कर लो। अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता, लेट सब आपको कोई चीज़ चाहिए थी वो वहाँ पर नहीं है, तो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है ना, रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट के सिनारियो में क्या करोगे आप, वो टोकन वापस करोगे और पैसे अपने वापस यस लोगे, सर। इस तरीके से होगा। तो वो वाली चीज़ अगर ठीक फुलफिल है। नहीं हुई, मीन्स वो चीज़ नहीं थी डिज़ायर जो आपको चाहिए थी रेस्टोरेंट पे, तो आपने क्या कर दिया, वो आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। अगर फुलफिल हो जाता, वो ठीक चीज़ है सर। अवेलेबल ठीक है। थी, तो फिर आप वो गेट करते चले जाते। तो वो वाली चीज़ है, फुलफिल हो तो देन यस में सर। चलाओ, कॉल बैक चलाओ, और अगर मतलब वो चलेगा ऑब्वियसली उसका बिहेवियर ऐसे ही है, और अगर नहीं होता फुलफिल तो वो उसमें चला जाएगा कैच के अंदर। ठीक है भाई। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, कल हम जनरेटर्स की बात कर रहे थे, ये डिफरेंट हमने एग्जांपल जो है उसमें थोड़ी बहुत देखी थी। एक ये चीज़ थी, यील्ड इज अ टू वे स्ट्रीट। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक छोटी सी एक एग्जांपल दी हुई है कि हो क्या रहा है। जनरेटर डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर हम कल ये चीज़ नहीं लिख रहे थे, खाली यील्ड कर रहे थे। अब ये पूछ रहा है, ये यील्ड कर रहा है कोई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर मतलब कोई क्वेश्चन है 2+2 क्या। तो अब ये चीज़ हमने नहीं करी थी, अब ये क्या है बेसिकली, उसके बाद फिर अलर्ट हमने किया है। तो अब इसको हम यहाँ पे कॉल करके देखते हैं, सॉरी इसको हम कॉपी करते हैं और इंस्पेक्ट करके कंसोल में चले आते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर रख देता हूँ, ये हमने चला दिया। देन हम यहाँ पे देखें कि होगा क्या। अच्छा, सबसे पहले बात, जब हम नेक्स्ट को कॉल कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या है। अब अगर देखें तो ये हमें रिटर्न कर रहा था इस तरीके से, ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वैल्यू, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो दूसरा इज डन, पता नहीं इस तरीके से था, इज डन। अब यहाँ पर क्या है, ये दो चीज़ें कर रहा है। तो हम उस ऑब्जेक्ट में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करना चाहें तो डायरेक्ट ये चीज़ रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू डायरेक्ट एक्सेस करना चाह रहा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन के अंदर आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि मैंने इसको चलाया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ है जो उसने यील्ड करी, ऐसा ही है। अब वो जो यील्ड करी है, हमने उसको नेक्स्ट किया तो वो यील्ड हो गई और वो चीज़ आ गई। अब बात ये है कि हम नेक्स्ट कर रहे हैं 4, मतलब पहली दफ़ा में हमने नेक्स्ट किया, वो चीज़ यील्ड कर दी इसने, पहली दफ़ा में यील्ड कर दी, और फिर दूसरी दफ़ा में हमने जब जो है नेक्स्ट को कॉल किया मगर एक आर्ग्यूमेंट दिया। अब ये क्या है, मतलब नेक्स्ट जो है टू वे फ्लो कह सकते हो कि वो वैल्यू ओमिट भी करेगा और वो जो है वैल्यू को गेट भी करेगा, अंदर जनरेटर के अंदर आपको पास करनी है वैल्यू तो वो पास भी होगी। तो अब जनरेटर जो है, आप नेक्स्ट 4 कर रहे हो, तो ये क्या होगा, पहले स्टेप में आपने नेक्स्ट को कॉल किया विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, और ये ज़रूरी है कि जब भी कभी आप पहली दफ़ा नेक्स्ट को कॉल कर रहे हो तो आपको आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना होगा, अगर करोगे तो वो इग्नोर हो जाएगा। तो आपको सेकंड टाइम में वो आर्ग्यूमेंट को देना है जब आप सेकंड टाइम नेक्स्ट को कॉल कर रहे हो। तो जब सेकंड टाइम में नेक्स्ट, तो आप पहली दफ़ा में किया जस्ट यील्ड करेगा, जस्ट यील्ड। दूसरी दफ़ा में नेक्स्ट कॉल करोगे तो वो आपका वैल्यू जो है वो पास हो जाएगी रिजल्ट के अंदर। अगर आपने इस तरीके से असाइन किया है यील्ड को तो रिजल्ट के अंदर पास हो जाएगी, और फिर यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगी। तो अब देखें, अब नॉर्मल आपका फंक्शन होता तो ये क्या करता, ये यील्ड ना लिखा होता, ये रिजल्ट के अंदर आ जाता और ये कॉल हो जाता। तो यहाँ पर अब देखिएगा कि मैं इसको यूं करता हूँ, अलर्ट में 4 आ गया, क्यों,
क्योंकि हमने उसको वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट पास करी है। अब थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम यूं देखें कि मैं करता हूं इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। इस चीज़ को हम जनरेटर की तरह नहीं करते ट्रीट ये। जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा कहीं रुकेगा नहीं, पहली लाइन पे रुके फिर उसके अंदर वैल्यू चली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये अलर्ट दिखा रहा है हमें, ठीक है, जो स्ट्रिंग उसको असाइन हुआ। मगर जब हम जनरेटर्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हो क्या रहा है कि देखें यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू यील्ड हो रही है और यहाँ पर इसको अगर स्टेप वाइज देखें तो ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन 2+2, ये पहले क्वेश्चन यील्ड हुआ उसने निकाला, सही है, जो कि आपको मिल गया इसके अंदर। जब इसने ये वैल्यू करी तो ये क्वेश्चन के अंदर चली गई, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब ये आप उसके अंदर रिजल्ट आप मतलब कोई वैल्यू पास कर रहे हो, तो पास वैल्यू किस तरीके से, जब सेकंड टाइम नेक्स्ट कॉल की तो वो वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाएगी, इस यील्ड के अंदर, और फिर नेक्स्ट जो है वो आपका कोड चल जाएगा। मतलब पहली दफ़ा में ये यील्ड वाला चीज़ चली, मीन्स ये वाला स्टेप चला, देन आपने दूसरी दफ़ा नेक्स्ट को कॉल किया तो वैल्यू इसके अंदर चली गई जो आपने एज आर्ग्यूमेंट दी, जो भी आप उसके अंदर दो उसको इसने इस तरह के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, और फिर वो रिजल्ट के अंदर पड़ी हुई है तो वो अलर्ट हो गया। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल इसने दी है कि यील्ड का वैल्यू, और वो आपकी पहली दफ़ा में आप करोगे तो वो ये चीज़ देगा, फिर जो है दूसरी दफ़ा में जब आपने नेक्स्ट को कॉल किया तो वो इसको 4 असाइन हो जाएगा आस्क 1 को, और वो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। और देन साथ ही में ये वैल्यू यील्ड हो जाएगी, तो ये नहीं कि तीसरी दफ़ा नेक्स्ट करूँ मैं, ठीक है, दूसरी ही दफ़ा में नेक्स्ट करने में जब आपने उसको वैल्यू असाइन करी तो आगे वाली चीज़ यील्ड होगी, मतलब नेक्स्ट यील्ड वाली चीज़ चलेगी। तो नेक्स्ट यील्ड वाली चीज़ चली, उसने क्वेश्चन पूछा, मीन्स ये चीज़ रिटर्न करी जो कि आपको मिलेगी अगर यहाँ पे अलर्ट करवाओगे। फिर जो वैल्यू आपने पास करी नेक्स्ट कॉल के अंदर वो उसके अंदर चली गई, फिर ये नीचे वाली स्टेटमेंट चली गई। तो ये इस तरीके से आपका काम कर रहा होता है। समझ आ रही है बात? भाई बोलो तो सही। यस सर आ रही है सर। ठीक आ है, रही है सर। ठीक है। अब एक, मतलब सर दोनों है, गेट भी कर रहा है और हाँ, सेट अगर भी जब कर रहा आपको है। वैल्यू पास करवानी हो इस तरीके से तो मतलब ये हो क्या रहा है, इसको कहते हैं एक्सचेंज करना है डेटा का। मतलब वो आपको कुछ यील्ड करके दे रहा है और कुछ आपसे ले रहा है, तो आप एक्सचेंज कर रहे हो वैल्यूज को। खैर यहाँ पे एक और एग्जांपल है, मैं जो है वो यहाँ पर अच्छी एग्जांपल दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है, आप इससे अच्छे से फेमिलियर हो, क्योंकि पहले आपको अवेट और असाइन का नहीं पता था। अब देखें वो कह रहा है, ये फंक्शन कॉल जब करेंगे आप इस फंक्शन को तो ये करेगा क्या, ये फैच करेगा, वेट करेगा ना, कि इसको सेंकोनसली हमने असेंकोनस चीज़ को हमने सेंकोनस बनाना है, क्योंकि अवेट ये असेंक कीवर्ड ना देते यो तो ये रुके चलेगी। अब जब तक रेस्पॉन्स आए ये नीचे वाली स्टेटमेंट चलती रहेंगी ना, तो यूजर्स में कुछ नहीं होगा। तो हमने उसको ज़बरदस्ती कहा कि अब हम जो है कॉल बैक तो यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे असेंड की यूज़ करें। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो प्रोमिस रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, अवेट कीवर्ड यूज़ किया कि जब तक रेस्पॉन्स आ जाए, फिर रेस्पॉन्स जैसन जैसे जेसन डॉट पार्स करते हैं तो वो ये चीज़ वो यहाँ पे हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो तब तक वेट करे और फिर यूजर्स के अंदर जो डेटा हो उसको रिटर्न करवा दे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम कोई प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहे मगर असेंक ऑटोमेटिकली प्रॉमिस रिटर्न करता है, मींस प्रॉमिस के अंदर इसको रैप कर देगा, इस यूजर्स को रैप कर देगा विथ प्रॉमिस। तो अब देखें ये वाली चीज़ हम अगर बात करें यील्ड से तो कैसे, अब यील्ड्स का फ़ायदा क्या होगा, जब तुम चाहो कॉल करो, जब तुम चाहो तो वैल्यू गेट करो, सही है। उसमें इसमें तो आप ये है कि फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको प्रॉमिस रिटर्न कर देगा, और उसके अंदर आपका ये यूजर्स पड़ा हुआ है जो कि आपको खुद रिटर्न करवाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने सेम चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, पहली लाइन बिल्कुल सेम है, बस दूसरी लाइन पे ये चीज़ उसने करी है कि अवेट कीवर्ड जो है वो पहले से एडेड है, यील्ड करवा दिया, कोई यूजर्स के अंदर स्टोर नहीं करवाई फिर रिटर्न करवाई ताकि वो एज अ प्रॉमिस रिटर्न हो।
हमने यील्ड करवा दी, सही है। जब हमने यील्ड करवा दी इसका मतलब है हम अपनी मर्जी से चाह रहे हैं कि जब चाहें तो ये आप देखें जिस तरह लिखा मेक इट फंक्शन जनरेटर एंड पास द फंक्शन व्हेन एवर यू लाइक, जब चाहो तुम पास करो, जब चाहो तो तुम चलाओ। तो अब यहाँ पर एक यील्ड दिया हुआ है, तो उसमें हो क्या रहा है कि आपने उस जनरेटर का जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आपने क्या किया, आई टी ये जनरेटर है और डॉट नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। जब आपने नेक्स्ट किया इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, नेक्स्ट से वो चीज़ यील्ड होगी। जब वो चीज़ यील्ड होगी तो रेस्पॉन्स जो है वो अब देखें ये इसके अंदर पूरा रेस्पॉन्स होगा। इसको अगर हम ऐसे देखें, चला के देख लेते हैं, एक मिनट में। अच्छा यहाँ पे देखें कि ये चीज़ है, मैं इसको ये दे देता हूँ। अब होगा क्या कि अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो इसका जनरेटर है ये, लेट सपोज। अब जनरेटर को हमने जब कॉल की, लेट सपोज ये हमने it.next किया, तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा, यील्ड करेगा। मतलब हमें रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने यील्ड करवा दी कि हमने जब नेक्स्ट को कॉल किया तो ही वो जो है आपको वो चीज़ यील्ड करके देगा, वरना आपकी जो जब चाहे आपने उसको एक्सेस करना हो। वरना आईटी जो है आपने लिखा, उसके बाद फिर नेक्स्ट किया तो वो यील्ड होगी। जैसे यील्ड होगी तो वो एक जो है एसएन का हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो जारी है प्रोमिस रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमने ये चीज़ जो है यहाँ पर दी है, देन तभी कॉल किया है प्रोमिस की वजह से, कि प्रोमिस रिजॉल्व होगा तो उसके अंदर आपके ये एक आर्गुमेंट आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, ये कोई मुझे बताएगा कि ये चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ क्या हो रही है? सर इसमें प्रॉमिस रिटर्न करा है ना, तो हम कह रहे हैं कि अगर वो रिजॉल्व हो जाए तो वो वैल्यू और डन ये दो वो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो ठीक वो है, वो रिटर्न ठीक, करेगा। वो ठीक है। वो देखें देन के अंदर हम खड़े हैं, ये देन है हमारा, और देन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके अंदर एक कॉल बैक दिया हुआ है, उस कॉल बैक के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है। ये क्यों इस तरीके से, ये क्या चीज़ है? आई थिंक रिटर्न की जो वैल्यू आ रही है वो इसमें स्टोर हो रही है। बिल्कुल, मगर मगर ये देखें, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है। अगर आप देखेंगे तो ये हमें रिटर्न कर रहा होगा वैल्यू इस तरीके से कि आपका यहाँ पे वैल्यू होगी, और वैल्यू के अंदर आपका पूरा जो भी एरे होगा या व्हाटएवर जो भी डेटा होगा वो आपका यहाँ पे पड़ा होगा, और डन जो है वो आपका ट्रू होगा ना, सही है। या फॉल्स होता है जब आपका वो लास्ट वाला यील्ड चलता है, एक ही यील्ड ख़त्म हो जाएगा तो ये फिर आपका मतलब इस दफ़ा में तो ये आपका फॉल्स होगा, फिर दोबारा ट्रू हो जाएगा जब वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये चीज़ जो है हम इस तरीके से आ रही है, हम उसको क्या कर रहे हैं, वैल्यू और डन इस तरीके से। अगर आप देखो ये लेट सपोज हमारे पास ऐसे होता, लेट ओ बी जे इज इक्वल टू ऐसे, और आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस करूं तो वैल्यू आ जाए, तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे ना, कि आपने लिखा वैल्यू कॉमा और आपने लिखा डन इज इक्वल टू ओ बी जे, इस तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है आप इस तरीके से लिखें, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ओ बी जे आ रहा है, सपोज यहाँ पे ये ओ बी जे आ रहा था, जिसको ये चीज़ हमने लिखी, इसका मतलब है इस वाली चीज़ को ऐसे कर दो। हमें श्योरिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ आ रही है, पहले तो ये पता होना चाहिए। यहाँ पता था कि जब रेस्पॉन्स हमारे पास ये यील्ड करा है तो यील्ड हमेशा इस तरीके से ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है। एक में अंदर जो है वो डेटा जो होगी वैल्यू के अगेंस्ट वो जैसोन ये वाली होगी, और यहाँ पे डन जो है वो आपकी फॉल्स होगी ना। तो अब इस तरीके की चीज़ है, तो हमने उसको इसमें कन्वर्ट किया ताकि मैं डायरेक्ट यूँ ना लिखूँ। अगर ऐसा ये मैं ना करता तो क्या होता, मैं ऐसे करता ओ बी जे, फिर यहाँ पे लिखता ओ बी जे डॉट वैल्यू, ठीक है। मैं ये चीज़ नहीं करना चाह रहा था, मैंने कहा ओबीजे को बार बार क्यों करूं, तो मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करके वैल्यू को डायरेक्ट मैंने कॉल कर दिया।
तो अब यहाँ पे देखें, मैं इसको चलाता हूँ तो ये हमें प्रॉमिस जो है वो उसने हमारे पास जो है, हमने नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट पे जो है वो यील्ड हुई, और यील्ड होने के बाद इस तरीके से हमारे पास, तो हमें वो रिटर्न या इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी पड़ी, ना यूजर्स में उसे स्टोर करना पड़ा। सर यहाँ पे नेक्स्ट पहले ही अटेम्प्ट में वैल्यू दे देगा, जैसे पिछले केस में हम 2 बार नेक्स्ट चला रहे थे। 2 बार इसलिए चला रहे थे कि उसमें हम कुछ वैल्यू पास भी कर रहे थे। अब यहाँ से हम बाहर से कोई वैल्यू जनरेटर की तरफ पास नहीं करना चाह रहे, या एक वो कंडीशन थी कि अगर पास करनी है तो दोबारा, और दूसरा ये था कि अगर दूसरा यील्ड अगर उसके अंदर है तो उसको चलाना हो तो फिर आप वो करोगे। अब देखो, अब ये होगा कि जब आपका पहला, अगर अगर यहाँ पे हम आ जाएं इस वाली चीज़ पे, तो जब होगा क्या, आप इस फंक्शन को एक दफ़ा कॉल करो, ये फेच करके ला देगा और रिटर्न कर देगा, और प्रॉमिस में रैप होकर आ जाएंगी। दूसरी दफ़ा इसको चलाओगे, ये दूसरी दफ़ा भी आपकी कॉल देगा और फिर आपका ये रिटर्न हो जाएगा ना, सही है। मगर जब आप इसमें कह रहे हो कि एक दफ़ा मेरी जो है वो रिक्वेस्ट जाए, देखें बहुत सारी जगह पर तो ऐसा होता है कि आप एपीआई की जितनी दफ़ा कॉल करते हैं उसकी इतनी चार्जेस, मतलब अगर थर्ड पार्टी आप एपीआई कॉल करो तो उसकी चार्जेस आपको पे करनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपने नेक्स्ट को कॉल किया, देन उसके बाद फिर क्या होगा कि अब ये वाली चीज़ जो है उसने यील्ड कर दी, फिर अब जो यील्ड करी तो वो एज अ प्रॉमिस गई, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो पूरा कॉल बैक उसी चीज़ के लिए यूज़ किया है। प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया तो इसका मतलब है देन के अंदर जाएगा, तो आप इसको कॉल कर रहे हो। अगली दफ़ा आप कह रही हैं कि मैं आई टी डॉट नेक्स्ट करूँ तो क्या होगा, अब जब अगली दफ़ा में हम ये चीज़ करेंगे तो दोबारा कॉल नहीं जाएगी ना, यील्ड आगे वाला देखो, यील्ड अगर कोई और यील्ड नीचे लिखा होता तो फिर वो कॉल होता। तो यहाँ पे हम आ जाएं और इसको दोबारा से हम चलाएं ये चीज़, एक मिनट, हम इसको यहाँ पे करते हैं कॉल, ये हमने कॉल किया तो इसने क्या करा, नेक्स्ट की वजह से यील्ड कर दिया। अब एक दफ़ा इसको दोबारा हम जो है वो नेक्स्ट को चलाते हैं, बल्कि इस वाली लाइन को चला के देखते हैं, ये तो पहले से, मगर नेक्स्ट को चलाना चाहिए। देखो अब क्या हुआ, अब आपके पास अनडिफाइन आया, क्यों आया अनडिफाइन, क्योंकि वो पहले चीज़ हो चुकी है। अब नेक्स्ट पे आगे कोई ऐसा यील्ड नहीं है कि आपका जो है मज़ीद जो है वो चले, तो इसका मतलब है आपने उसको एक दफ़ा कॉल किया, एक दफ़ा यील्ड कर दिया, और फिर जो है वो आपको उसके वैल्यू जो भी दे दी है उसको आप कहीं पे स्टोर करवा लें या जो भी करें, तो आपकी मर्ज़ी है। वरना जब उस सेम फंक्शन को आप अगर ये चीज़ नहीं कर रहे, जनरेटर्स को यूज़ नहीं कर रहे, तो अगर सेम फंक्शन को ज़ाहिर आप कॉल करोगे तो आपको दोबारा दोबारा से वो डेटा आपको जो है वो उसकी कॉल जाएगी, फिर उसके बाद आपको जो है डेटा लेकर आ जानी पड़ेगी, इस तरीके से करेंगे तो हम वो चीज़ नहीं कर रहे। तो वैसे देखा जाए तो यील्ड किया तो हमने बस उसने रिस्पांस रिटर्न कर दिया, दोबारा यील्ड किया तो आगे वाला यील्ड के देखेगा, मगर आगे कोई यील्ड नहीं है तो वो कंप्लीट हो गया। बात समझ आई यहाँ पे? ठीक है। किसी और को कोई सवाल यहाँ पे? नहीं है, आगे चलें? सर यहाँ पे प्रॉमिस और जनरेटर हम दोनों साथ यूज कर रहे हैं, जी जी लास्ट में जो बिल्कुल एग्जांपल दिया आपने। बिल्कुल। यहाँ पर प्रॉमिस तो क्या, हम असेंड को अवेट भी यूज़ कर रहे हैं, प्रॉमिस भी यूज़ कर रहे हैं, और साथ में और जनरेटर भी यूज कर जनरेटर रहे भी हैं। यूज़ कर रहे हैं। ये इस वाली एग्जांपल के अंदर ये असेंड का अवेट यूज़ हो गया, और यहाँ पर हमने यस जब सर। यील्ड किया तो यील्ड करते हुए उसने ये जो रेस्पॉन्स दिया होगा वो असेंड की वजह से वो प्रॉमिस में उसने वो कर दिया। अब वो प्रॉमिस जो है अवेट यहाँ भी। पे गया, तभी प्रॉमिस की वजह से हमने ये देन यूज़ किया है, वरना हमें देन की ज़रूरत ना पड़ती। हमें आईटी नेक्स्ट सीधा सीधा हमें दे देता वो ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही है, सही है। तो ठीक मतलब है। ये तो हमने डिस्ट्रक्चर किया है तो ये दे देता, मगर हमने प्रॉमिस की वजह से उसको देन में रखा। तो ये तीनों एक साथ मिलके कैसे काम कर रहे हैं वो भी आपने देख ली। हाँ भाई, यस सर। किसी को कोई सवाल या आगे चलें? और सर असाइंक में अवेट नेसेसरी है, मतलब लाजमी लगाना है? किस में? हाँ देखो,
देखो ये जो है अवेट जो है वो आपकी वर्ड कभी बाहर यूज करके जरा देखना, तो ये आपका एरर देगा। और ठीक है सर ना? यहाँ पे असेंक में अवेट लाजमी है बिल्कुल, देखें वो तो आपकी मर्जी है, जीरो अगर नहीं दफा यूज लगाएंगे तो? करो। देखो देखो ये तो आप असेंक का मकसद ये है, दो चीजें कह सकते हो कि असेंट जब आप कीवर्ड यूज करते हो इसका मतलब है आप इस फंक्शन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, चाहे आप खुद सही से है। प्रॉमिस रिटर्न करवाएं या नहीं करवाएं, जो चीज़ रिटर्न करवा रहे होंगे वो आपकी प्रॉमिस के अंदर आके चली जाएगी। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये एग्जांपल भी यहाँ पे इसका कोड पढ़ा होगा, ये वाली चीज़ मैंने आपको करवाई थी। देखें यहाँ पर प्रॉमिस, ये वाली कहाँ गई लास्ट में, ये कि असेंट जो है आपने इस तरीके से किया, वन रिटर्न करवाया, तो ये क्या कहते हैं, दिस विल एक्सप्लिसिटली रिटर्न अ प्रॉमिस। ये इस तरीके से प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व करके उसके अंदर वो वैल्यू रिटर्न कर देगा आपने जब नहीं दी। तो जब हमने रिजॉल्व, हमने कुछ भी रिटर्न असेंड किया, यहाँ पे कहीं अवेट यूज किया है, नहीं किया, तो क्या होगा, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। इसका मतलब है हम कीवर्ड के अंदर ये वाली कहानी ना लिखें, ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न करवा देंगे, उस फंक्शन को हम असेंड दे दें तो उसको हम प्रॉमिस की तरह यूं कॉल कर सकते हैं कि दिन करेंगे तो उसकी रिजॉल्व वाली चीज़। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंड का आप जब देते हो, कोई चीज़ रिटर्न करवाते हो, तो वो अगर आपने प्रॉमिस इस तरीके से करके रिटर्न नहीं करी है तो उस वैल्यू को उसमें रिजॉल्व में दे कर देगा, ये कैच में नहीं देगा, रिजॉल्व में देगा, तो आप देन करके उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये बता रहा है कि ऊपर वाली चीज़ जो है इसके बराबर है कि रिटर्न करवा दो प्रॉमिस। तो ये इस कहानी से हम बच रहे हैं, ये खुद असेंट की वजह से रिटर्न कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अवेट कीवर्ड यूज़ करो। अब अवेट कीवर्ड क्या है, अवेट कीवर्ड जब यूज़ करते हो इसका मतलब है कि आप उसको वहाँ पे सस्पेंड कर देते हो, वो वहाँ पे डेड हो जाता है उस लाइन पे जहाँ पे आपने उसको अवेट करवाया। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक कोड है, जैसे कि हमने क्या किया, हमने डेटा फेच किया, वेट करवाया जब तक वो डेटा आ ना जाए तुम आगे ना जाओ, वरना ये आगे चला जाता। ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ये आपकी असिंक्रोनसली सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट गई, उसके बाद ये नीचे वाला कोड चलना शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा रुको ज़रा, आगे ना जाओ, ठीक है, यहाँ पर सब्र करो, और फिर हम जब जैसे ही डेटा आ जाएगा फिर हम आगे जाएंगे। तो हम यहाँ पर असेंक्रोनस जो हमारा बिहेवियर है उसको हम क्या कर रहे हैं, सेंक्रोनस बना रहे हैं। हम असेंक्रोनस बिहेवियर को सेंक्रोनस बनाने के लिए, सेंक्रोनस में क्या है कि वो चीज़ जब तक नहीं पूरी होती आगे तुम्हें नहीं जाना, असेंक्रोनस में जाता है, तो हम कहते हैं तुम सेंक्रोनस बन जाओ। असेंक्रोनस बिहेवियर को सेंक्रोनस बना रहे हैं ताकि तुम आगे जो है वेट करो, मतलब ये तब तक जब तक रेस्पॉन्ड आ जाए तब तक वेट करो, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट नहीं चलानी, वहाँ जाना ही नहीं है, तो ये तब तक यहीं पे रुकेगा जब तक ये डेटा ना आ जाए और फिर ये आगे जाएगा। तो ये अवेट का मकसद है। तो अगर आपको कहीं पर असेंट अवेट यूज़ करना है तो उसके मेथड को आपने असेंट करना लाजमी होगा, वरना आपको अवेट कीवर्ड एरर देगा कहीं पे भी यूज़ करोगे विदाउट असेंट कीवर्ड। हाँ, असेंट विदाउट अवेट यूज़ हो सकता है, अवेट विदाउट असेंट यूज़ नहीं हो सकता। तो तभी मैंने कहा अवेट असेंट फंक्शन के अंदर 0 दफ़ा है या मल्टीपल दफ़ा है वो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल करवाई जिसके अंदर प्रॉमिस भी थे, अवेट असेंट भी था, जनरेटर भी थे, उसके अंदर हमने 2 दफ़ा अवेट को लिखा था। तो इस तरीके से आप देखें अवेट को मल्टीपल टाइम भी आप लिख सकते हो, मगर जहाँ पर आपको सेंक्रोनस बिहेवियर में कन्वर्ट करना है असेंक्रोनस चीज़ को, असेंक्रोनस बिहेवियर को सेंक्रोनस में कन्वर्ट करना हो तो आप अवेट लिखते हो। आई होप कि अभी समझ आई होगी चीज़। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। यस सर, क्लियर क्लियर, ठीक है, सही है। समझ आ गया सर। वेब इंजीनियरिंग, ठीक है, और कहाँ पे था, एक्सरसाइजेस, रिएक्शंस, ठीक है।
would like to access file in your download folder. ठीक है भाई, तो अब हम आ जाते हैं वापस रिएक्ट की तरफ। तो रिएक्ट के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर अगर एक दफ़ा में उस पावर पॉइंट वाली चीज़ को जहाँ पे उन्होंने वो कुछ चीज़ें मेंशन करी थी उसको मैं चला देता हूँ। वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे जा सकते हैं। ठीक है भाई, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि लाइट वेट है और ये वाली फीचर्स की वजह से ये इतनी मतलब जो है वो बेहतरीन है और ऑसमली ये काम करती है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इसमें किसी को कोई इशू हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, बताएं। अगर किसी को यहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आई हो। रिवाइज करवा दें भले से। नहीं सर ऊपर जाएं सर, थर्ड स्लाइड में यहाँ पे वन वे डेटा फ्लो। वन वे डेटा फ्लो से मुराद है कि इस तरीके से मैं इसकी ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ कि पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा का फ्लो, मतलब एक डायरेक्शन में, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ डेटा का फ्लो ना हो तो वो टू वे हो गया ना, तो एक डायरेक्शन में डेटा का फ्लो। ठीक है, इसके बारे में अब देखें इसको ना एंगुलर के अंदर टू वे बाइंडिंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट आता है। उसमें दोनों तरफ जो है डेटा फ्लो हो रही होती है, एक से दूसरी की तरफ और दूसरे से एक पहले की तरफ। ठीक है, दोनों वेज में। यहाँ पर इस तरीके से नहीं है। जैसे कि हम ठीक है, उसमें मैं ऐसे एग्जांपल दूँ कि नॉर्मली ऐसा भी होता है कि आप जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखते जाएं और लेबल आपने दिया है उसमें वो वैल्यू जैसे लिखें वहाँ पे जो है वो वैल्यू आपकी शो हो रही हो। तो आप यहाँ इसको सिंपल बस ऐसा ही लेके पेरेंट से चाइल्ड की तरफ फिलो और कुछ भी नहीं, हायर कंपोनेंट से लोअर कंपोनेंट की तरफ। ये आपको चीज़ समझ आ जाएगी जब हम कर रहे होंगे चीज़ों के साथ जो है वो जो भी कंपोनेंट्स के साथ खेल रहे होंगे, तो फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। सही है। हाँ भाई, यहाँ पे किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सही है सर। सेट है। सेट है सर, सेट है। ठीक है भाई, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अब देखो हमारे पास रिएक्ट जो एप्लीकेशन है उसकी क्रिएशन के लिए सबसे पहले तो आपके पास npm होना चाहिए, नोड पैकेज मैनेजर। वो एक मैनेजर है जो डिफरेंट पैकेजेस को आपको जो भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर डिपेंडेंसीज हैं उनके अगेंस्ट जो है आपके लिए वो चीज़ें पैकेजेस डाउनलोड करके देता है। लेट सपोज अगर आपको कोई बूट स्टेप से कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी है या कोई और चीज़, कोई पैकेज हो कौन से भी, कोई लेट सपोज आपको कोई लाइब्रेरी करवानी है, कोई पर्टिकुलर कोई पैकेज या कोई चीज़, कोई थर्ड पार्टी कोई मॉड्यूल आपको करना है, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हम जो है वो नोड पैकेज मैनेजर यूज़ कर रहे थे। तो सबसे पहले जब आप को नोड पैकेज मैनेजर आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो, वरना आप नोड जेएस को जो है वो इंस्टॉल कर लें सर्वर। अब इंस्टॉलेशन जो है अगर आप कहेंगे तो मैं इंस्टॉलेशन के अगेंस्ट कोई आपको जो है वो कोई वीडियो या ऐसा ही कोई लिंक रिसोर्स दे दूंगा जिसको आप देखते हुए स्टेप्स फॉलो करते हुए कर सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से उसमें कुछ भी नहीं है। जस्ट जाएं और सर्वर पे जाके मतलब गूगल पे जाके सर्च करें, नोड जेएस डाउनलोड करें, उसमें LTS वर्जन जो है वो आप जो है वो डाउनलोड कर लें। फिर जब आपका वो हो जाए तो आप जो है वो देखें नोड समझो मैं ना जी नोड सक्सेसफुली जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद फिर आप जो है वो रिएक्ट को जो है आराम से चला सकते हो। तो फिर हम हम ऐसा करते हैं, हमारे पास दो वेज है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि मैक है, तो आप अपने उस हिसाब से विंडोज़ के हिसाब से वो देख लीजिएगा। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं। अगर आपको कहीं पे जो है वो अटक जाते हैं तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम अगर रिएक्ट जेएस के अंदर एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो एक तो सिंपल आप स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं।
मतलब सिंपल वो भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। और दूसरा है कि हम जो है वो बॉयलर प्लेट को यूज़ कर लें कि उसमें बना बनाया पहले से पूरी बेसिक एप्लीकेशन होगी जिसमें आपको जो है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें आपकी पहले से करी कराई होंगी, बस आपको बस वहाँ से स्टार्ट करना है कंपोनेंट्स को बनाते हुए अपना काम जो है वो शुरू करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से है कि हम सबसे पहले तो वो बेसिक वाली चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से कि मैंने यहाँ पे index.html बनाया है और वहाँ पे जो कि ये मैं कोड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट रिएक्ट ऐप। ठीक है भाई। और अब यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं कि ये तो हो गया। अब अगर आप देखें स्क्रीन की तरफ तो ये हमारे पास जैसे नॉर्मली हम जब से हम CDN यूज़ करते आ रहे हैं तो ऐसे आप CDN आपको दो चीज़ों की स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है रिएक्ट डेवलपमेंट के लिए, देखें ये दो दो अलग से दी हुई हैं, ये वाली दो और ये वाली दो। ये है मिनीफाइड, ठीक है, अननेसेसरी स्पेसेस और ये वो उसकी हटाए होते हैं, ये प्रोडक्शन के लिए होते हैं कि आप जब डेवलपमेंट कर रहे हो ये चीज़ें यूज़ करो। ये वाली चीज़ जब आप उस पर जाओ तो क्योंकि उसका स्पेस भी कम होता है और ये मिनीफाइड होता है, इसको आप जाके देख सकते हो उसके कोड को और रीडेबल होगा। ये आपका एक लाइन के अंदर जो है वो कोड होता है, फिर उसके अंदर मिनीफाइड होता है, मल्टीपल लाइन पे भी होगा मगर वो कोई उसके अंदर इंडेंटेशन वो वाली चीज़ें नहीं होगी। तो इसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, साइज़ भी कम होती है, सर्वर को रुके जाती है, सर जल्दी से लोड भी हो जाएगी। तो हम जो है वो डेवलपमेंट के लिए ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। तो ये हमारे इस डोमेन से ये चीज़ लोड होगी। रिएक्ट 17 जो है वो लेटेस्ट है आई थिंक, और वो आप डेवलपमेंट। अब ये रिएक्ट जो है कि रिलेटेड पूरी जो है जेएस फाइल लोड होगी जिसके अंदर वो पूरी पहले से चीज़ें डिफाइंड है क्या है किस तरीके से। और फिर हमारे पास एक आता है रिएक्ट डोम, उससे रिलेटेड जो दो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इन दोनों को यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे मैंने कहा है कि बॉडी टैग क्लोज होने से पहले हम जो है स्क्रिप्ट रख रहे होते हैं, तो मैंने ये रख दी। और अब हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं, हम एक कंपोनेंट बनाते हैं और ये आपकी इसको दोबारा से हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। अब देखो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट जेएस के अंदर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जब हम कंपोनेंट्स पे जाएंगे तो आपको जो है वो कंपोनेंट्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब आपको मैं उसका बता दूंगा कि क्या है। अगर कंपोनेंट्स अभी जो है जो समझ आया है कि जिस तरीके से अगर कोई छोटी छोटी चीज़ें मॉड्यूलरिटी को अचीव करने के लिए ताकि वो रीयूज़ हो सकें, जैसे बटन बनाया तो वाई नॉट बटन का हम जो है वो एक अलग से कंपोनेंट बना दें ताकि वो बटन एक दफ़ा यूज़ ना हो, मैं 1000 दफ़ा यूज़ करूँ सेम कोड को, जस्ट इंपोर्ट करवा लूँ। जैसे कल हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देख रहे थे तो ये बहुत यूज़ होंगे, डिफ़ॉल्ट चीज़ भी और जो है वो नेम्ड वाली भी। तो टू वेज होते हैं, एक तो ये होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है पहला, और दूसरा हमारे पास होता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनते हैं। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को। ठीक है, फंक्शन बनाओ और फिर उसमें ज़्यादा कोड भी नहीं देना पड़ता और आपका काम हो जाता है। खैर, तो हम जो है दोनों तरीके करते रहेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले हम ऐसा यहाँ पे आते हैं, ये मैंने जस्ट लिख दिया आप लोगों के लिए। अब होगा क्या, क्लास हम लिखते हैं, क्लास को हम कहते हैं जो फाइल का नाम होगा वो आप रखेंगे app.js है, तो मैंने कहा ऐप। अब ये हमारा कंपोनेंट है जो कि एक्सटेंड करेगा रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट से, सॉरी रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट से। ये इंटेलिजेंस तंग कर रहा है तभी मैंने इसको इस तरीके से किया, और ये इस तरीके से।
ठीक है, कोई कुछ नहीं किया, क्लास करी है, वो कहीं से इनहेरिट कर रहा है, और वो कौन सा है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अब रिएक्ट क्या है, वो जो हम यहाँ पर ये रिएक्ट वाली चीज़ जो है वो लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, यहाँ पे हमने लोड करवाई है, तो उसके अंदर ये रिएक्ट जो है वो वहाँ से हमने उसको इंपोर्ट करवाया, और फिर यहाँ पर उसके जो है वो हम इस क्लास को यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंट को। तो रिएक्ट के अंदर जो उसकी ये प्रॉपर्टी मतलब कह लें जो भी है, तो वहाँ से हम उस क्लास से पेरेंट क्लास से एक्सटेंड कर रहे हैं ये। तो रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट क्लास पड़ी है उससे एक्सटेंड करवा दो। मतलब ये अभी अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो इसको आपने ऐसे लिखना है अगर क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है रेंडर। इन चीज़ों को नहीं देखिएगा, हम जस्ट ये इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब इसको टेंशन ना लें। हमने कहा रिटर्न करवा देते हैं, और रिटर्न करवाते हुए और हम ये करते हैं काम कि मैंने कहा कि लेट्स सपोज h1 रिटर्न कर दो हेलो वर्ल्ड। यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब बात ये है कि इसके लिए एक और कोड की भी हमें ज़रूरत होगी, रिएक्ट डोम। यहाँ पे ज़रा देखें तो हमने रिएक्ट डोम भी जो है वो लोड करवाई है, तो उसके अगेंस्ट ये रिएक्ट डोम जो है उसके हम फंक्शन को कॉल करेंगे रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। ठीक है, उसके अंदर हम जो है वो ये ऐप जो है ये कंपोनेंट, इसको हम लोड करवाना चाहते हैं, तो इसको मैं दे देता हूँ। जस्ट नहीं समझ आ रहा, खैर है, कोई इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम दे देते हैं लेट्स सपोज रूट। ये हमने सेव कर दिया, हम इंडेक्स की तरफ आए, और यहाँ पर एक हमें चीज़ करनी होगी। डिव में हम बनाते हैं एक कंटेनर जिसको हम आईडी देते हैं रूट। सही है भाई। अब होगा क्या, इसको हम एक दफ़ा में चलाते हैं, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे लिखवा लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, अच्छा इस चीज़ को यहाँ पे समझने के लिए मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, वो यहाँ पे आ जाते हैं कंसोल में। ये failed to load resource server responded with a status of 404 not found। ठीक है, अब ये कोई हमारे यहाँ पे मसला कर रहा है। ठीक है, अब बात ये है कि हमने कुछ भी नहीं दिया, हमने जस्ट यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे हम कहते हैं h1 और हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अभी तक हमारा जो है वो हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने जस्ट इसको को लोड किया और कुछ भी नहीं किया। अब बात यह है कि रिएक्ट का जो कंपोनेंट हमने बनाया है यहाँ पर, उसको हमने कहीं पे यूज़ नहीं किया, तो उसको यूज़ करने के लिए हम एक काम करते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट, और उसको हम क्या नाम है, सोर्स दे देते हैं, और सोर्स हमारे पास है app.js। ये हमारे पास लोड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। अब हमारे पास कुछ चल रहा है नहीं चल रहा, तो देखो ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। ये वाला चीज़, ये वाली चीज़ इसको समझ नहीं आ रही, ये क्या है कि भाई ये तो HTML जैसा कोई कोड दिखता है, मगर ये रिटर्न के साथ क्या कर रहा है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ क्या कर रहा है। अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर दे रहे होते हैं, या तो बैक टिक्स के अंदर दे रहे होते हैं, या तो सिंगल डबल कोड के अंदर दे रहे होते हैं। ये क्या चीज़ है, ये इस तरीके से सेंटेक्स गलत तो नहीं, मतलब गलत है, इसके ब्राउज़र के तहत ये चीज़ गलत है, ये इसको नहीं समझ पा रहा। तो अब यहाँ पे एक हमें जो है वो एक चीज़ बतानी होगी कि अगर आप कंपोनेंट ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आप टाइप बताओगे
टेक्स्ट और स्लैश बेबल, ये देना ज़रूरी है जब आप कंपोनेंट को वहाँ पे देना चाह रहे हैं। तो उसको हम बता रहे हैं। अभी ये बेबल क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लें कि जिस तरीके से यहाँ पे हम आ जाते हैं और कंसोल में आ गए, इस चीज़ को हम चलाते हैं, तो ये हमें अभी कोई चीज़ जो है वो हमारे पास नहीं चल रही है ना। तो हम एक काम करते हैं कि अच्छा अच्छा, ये चीज़ देखें आप कि इससे पहले वाली ये चीज़ आप जब देख रहे हो कि आपके पास ये वाला एरर आ रहा है, ये उसको नहीं समझ पा रहा ये क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम जब ये चीज़ जो है ये कोई नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट नहीं है, और ये जो है वो ना ही HTML है, इसको कहते हैं JSX, जावा स्क्रिप्ट XML। अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको ये चीज़ बताई थी, ये समझाई थी कि यहाँ पे क्या है कि ये कोड है, दिखता तो बिल्कुल HTML की तरह है, मतलब HTML अगेन XML है ना। तो XML की तरह उसके अंदर प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो है वो कोई चीज़ जो है पास करी हुई है, इस तरीके से बना हुआ है। अब ये आपका कोई HTML नहीं है, तो आपने ना सिंगल कोट के अंदर रखा, तो इसको ये वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, कह रहा ये टोकन क्या दिया है, मतलब लेस देन क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका इसकी मीनिंग कोई नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो होता क्या है, हमारे पास ये जो कोड है JSX कोड, ये कन्वर्ट होता है एक्चुअल जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखें, ये कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट एंड XML ये भी जावास्क्रिप्ट है, मगर एक स्पेशल टाइप वाली जावास्क्रिप्ट है जो कि लगती HTML की तरह है, XML की तरह है, मगर वो ना XML है ना वो HTML है, बल्कि वो मतलब ज़िंदगी आसान करने के लिए एक तरीका है जिसको आप लिख सकते हो जावा। अब ये चीज़ आप जावास्क्रिप्ट के अंदर यूँ लिखते, जो मैंने चीज़ वहाँ पे लिखी है, मतलब ये चीज़ लिखी है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, तो ये आपका ये चल जाएगा, इसमें कोई वहाँ पे परेशानी नहीं होगी, यहाँ पे ये तंग नहीं करेगा। यहाँ ये जो चीज़ है ये आपने लगती तो HTML है, मगर ये HTML नहीं है, ये JSX है। क्या होता है कि ब्राउज़र इसको नहीं पढ़ सकता, तभी हमें इस टाइप का ये एरर दे रहा है। ये अनडिफाइंड टोकन, ये इस तरीके से जो है अनएक्सपेक्टेड टोकन दे रहा है, तो इसको नहीं समझ पा रहा। तो बात ये है कि इसको हमने समझाना है कि ये चीज़ क्या है। जैसे कि यहाँ पर फिर ब्राउज़र जो है उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, ब्राउज़र जानता है ये वाली लैंग्वेज, ये जो नीचे वाली या ये वाली चीज़, इसको चला देगा क्योंकि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है। इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये HTML इस तरीके से क्यों आ रही है। तो ये ना HTML है ना जावास्क्रिप्ट है, तो उसको ब्राउज़र हैंडल नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हमें यहाँ पे लोड करवाना होगा, जिसको कहते हैं बेबल, या बाबल कहें, बेबल कहें। तो वो बेसिकली बेबल जो है वो क्या करता है, आपके इस वाली चीज़ को, ये जो JSX कोड है, बेबल सर कंपाइलर, हाँ, तो ये क्या बेबल है, कंपाइलर। जी जी बिल्कुल। बेबल मैं कह रहा हूँ कि बेबल आप यूज़ करेंगे, जो कि ट्रांसपाइलर कहें तो आई थिंक बेहतर रहेगा, कि ये ट्रांसपाइल करता है इस वाले कोड को जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर, इस वाले कोड को जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। तो अब आप पर होता है कि आप ये डायरेक्ट लिखें या आप ये लिखें। तो ये अगर लिखोगे तो आपको बेबल ट्रांसपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो मेरे ख्याल से उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए, ब्राउज़र इस वाली चीज़ को समझता है, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया है। और आप देखें तो हमने यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट करी हुई है, तो इसका मतलब है वो वाला सेंटेंस लिखो, मगर बहुत मुश्किल हो जाएगा जब आप एक डोम ट्री बनाने जा रहे हो, उसके अंदर मजीद उसके चाइल्ड हों, उसके अंदर और चाइल्ड हों, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा तो उस तरीके से चीज़ करने का। तो हमें फिर बेबल ट्रांसपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, और बेबल ट्रांसपाइलर आप CDN वेबसाइट से ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास बेबल मिनीफाइड है और अनमिनीफाइड है। मैं अनमिनीफाइड को जो है कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर हम दे देते हैं बेबल, ये लोड करवा देते हैं, तो ये हमारा बेबल अब आ गया,
ठीक है। अब भी आप देखें तो आपको यहाँ पे इश्यू देगा अनएक्सपेक्टेड टोकन। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने बताना होगा कि ये बेबल यूज़ करेगा। टाइप इसकी क्या है, बेबल, और बेबल बेबल टेक्स्ट बेबल। अब देखो हेलो वर्ड आ गया। थोड़ी देर पहले ये चीज़ नहीं थी, मैंने इसको लेट सपोज थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हेलो वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा। वो उसको ये देने के बावजूद एरर नहीं आ रहा, भले एरर ना आए मगर ये चीज़ उसको नहीं समझ पा रहा। तो हमने ये स्क्रिप्ट लोड जब करी तो इसका मतलब है अब बेबल क्या करेगा, ट्रांसपाइलर उसको ट्रांसपाइल करेगा इनटू जावा स्क्रिप्ट के कोड के अंदर। ठीक है। तो वो ये काम आपका इस तरीके से हो जाएगा। वरना आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको ये चीज़ देनी होगी। जैसे कि आपको बटन बनाना हो या डिव बनाना हो तो उसके अंदर चीज़ें आपको देनी होगी। तो ये क्रिएट एलिमेंट है जिसमें आपने पहले में आपने उसका नाम लिखा, दूसरे में आपने उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ बताई, और फिर तीसरे में आप जो है वो उसके अंदर कंटेंट जो दे रहे हो वो आप इस तरीके से दे रहे हो। तो अगर हम यहाँ पर इसके अंदर आ जाएं और हम ये जो है ये चीज़ कर रहे हैं, हम कहते हैं कि रिएक्ट ये वाली चीज़ जो है इस तरीके से हो कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर हमारे पास हो क्या, कौन सा एलिमेंट, डिव, और फिर ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज नहीं देना चाह रहे, और डिव के अंदर हम देना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो 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 वर्ल्ड। ठीक है। और ये डिव नहीं h1 कर देते हैं। अच्छा, क्रिएट एलिमेंट, और इसको हम जो है वो हम रिटर्न करवा देते हैं। क्या इधर आ रहा है, एक्सपेक्टेड टोकन नहीं आ रहा है। इसको हम कहते हैं ये चीज़। एक मिनट, अगर इसको हम क्या गलती कर रहे हैं। अच्छा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट। ऑप्शन तो आ रहा है। ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक कंपोनेंट बनाया, और मतलब हमने सिंपल बेसिक रिएक्ट ऐप बनाई जिसके अंदर हमने इंडेक्स के अंदर तीन चीज़ें हमने रखी। दो रिएक्ट डेवलपमेंट के लिए था, एक रिएक्ट लाइब्रेरी, दूसरा रिएक्ट डोम की लाइब्रेरी। और हमें अगर जेएस एक्स यूज़ करना है तो हम बेबल की लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है। फिर हमने क्या किया, ऐप के अंदर एक कंपोनेंट सिंपल सा एक और ऐप कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने के लिए जैसे हमने ये जेएस एक्स का सिंटैक्स है वो हमने लिखा, रिटर्न करवाया। और यहाँ पर हमने ये रिएक्ट डोम को दे दिया कि रिएक्ट डोम लाइब्रेरी को हमने कहा कि रेंडर करवा दो, मीन्स पेंट कर दो। और पेंट से क्या मुराद है, रिएक्ट डोम जो है वो क्या है, ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये जहन में रखिएगा। ये रेंडर फंक्शन जब उसकी लाइब्रेरी के अगेंस्ट, ये रिएक्ट डोम ये वाली लाइब्रेरी है रिएक्ट डोम, इसके अगेंस्ट ये आपके जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है।
उसका जो है बिहेवियर है, एक फंक्शन है रेंडर, जिसको हमने दो आर्ग्यूमेंट पास करें। पहला आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर हमने कंपोनेंट बताया कि ये अगेन JSX है। हमारे पास एक ओपनिंग क्लोजिंग टैग होते हैं, दूसरा सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, और सेल्फ क्लोजिंग कभी यूं नहीं दिए जाते, ये आप इस तरीके से दोगे ये आपको एरर देगा। देखो अभी भी आपको एरर दे रहा है और यहाँ पे कोई भी चीज़ रेंडर नहीं हुई। तो आप अगर कहीं ब्रेक भी देना चाह रहे हो तो ब्रेक आप कभी भी HTML के अंदर ये अलाउड है, इस तरीके से ब्रेक। मगर यहाँ पर ऐसे ब्रेक दोगे तो ये यहाँ पर गुनाह है, गुनाह कबीरा है, तो आपको उसको इस तरीके से देना होगा। खैर, तो ये हम बातें सर करते रहेंगे आगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो सर ये एक हो सकता है ना कि हो क्या सकता है, ये इस तरीके से आप सर आप जो कह रहे थे गुनाह है कबीरा है, तो सर ये ऐसे ब्रेक आप अगर HTML के दो आप अंक इस दोगे तो वजह एक्सेप्टेबल है। मगर अगर रैप कर देना, जी रैप नहीं रैप कर देना सर इसे आप, नहीं नहीं, वो ठीक है, उसकी तरफ हम आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि रैप कर देना। ठीक है, उसकी ओके तरफ सर, आ रहे हैं, ओके। उसकी तरफ आ रहे हैं। मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि सेल्फ क्लोजिंग टैग को आपने क्लोज करना होगा इस तरीके से ब्रैकेट देकर। ये चीज़ आप HTML के अंदर लिखो, बेहतरीन है, कोई इशू नहीं है। मगर जब आप इसके अंदर लिखेंगे तो ये आपको इशू करेगा। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर वैलिड नहीं है। इस तरीके से करेंगे तो वैलिड है। देखो ये खुद एरर दे रहा है, देखो आप। अब मैं कोई दो टैग नहीं यूज़ कर रहा ना, एक लेवल पे आप कह रहे हैं उसको इनक्लोज कर दें, तो वो नहीं करे, मैं इसको रखा है तब भी एरर दे रहा है। सही मगर इसको करेंगे तो ये एरर नहीं देगा। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग को आपको सेल्फ क्लोज करना है फॉरवर्ड स्लैश देकर। खैर, हम वापस आ जाते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने इसको कहा कि तुम रिएक्ट रेंडर को हमने पहला आर्गुमेंट दिया कि इस वाले कंपोनेंट को तुम अपेंड करवा दो इस वाली जगह पर। अब इससे हम, ये प्योर जावास्क्रिप्ट है जिसको आप बचपन से देखते आ रहे हो कि क्या है। और ये रूट एलिमेंट, अब कौन सा रूट एलिमेंट है जिसको हमने ये आईडी दी, हम कह रहे हैं ये हमारा कंटेनर है जिसके अंदर ये वाला ऐप कंपोनेंट के अंदर जो कुछ रेंडर हो रहा है वो वहां पे जाके दे दो। तो क्या करेगा रिएक्ट डोम, उसका ट्री क्रिएट करेगा। अब देखो पहले से जो यहाँ पे बना होगा आपका, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो है वो जो बेसिक HTML और ये आपका डोम बना हुआ है ना इसके अगेंस्ट। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो चीज़ हम ये दे रहे हैं, तो अब यहाँ पे नेस्टेड एलिमेंट भी हो सकते हैं। अभी हमने सिंपल हेलो वर्ड करवाया है तो उसका ट्री रिएक्ट डोम जो है क्या करेगा, एक ट्री बनाएगा और वो ट्री जाके अपेंड करवा देगा कहाँ पर, इस वाले जगह पर, कि इसमें जाके इसको कंटेंट करवा दो या अपेंड करवा दो। तो अगर आप देखो तो मैं इस चीज़ को सेव करूं और इसको चलाऊं और यहाँ पे आप देखो ये आ रहा होगा रूट जो है उसके अंदर, ये डिव आईडी रूट वाली जो डिव है ना, उसके अंदर ये जाके एलिमेंट अपेंड हो गया। ये एज अ कंपोनेंट है जिसके अंदर जस्ट हमने हेलो वर्ड दिया जो कि हमने अपेंड करवा दिया है। तो रिएक्ट डोम एक जो है वो ये चीज़ देखें, रिएक्ट आपकी लाइब्रेरी, जब आप रिएक्ट एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करोगे आपको रिएक्ट डोम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में कहीं पे भी डोम यूज़ नहीं होता, वेब एप्लीकेशन के अंदर डोम यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है। ये आपको जो है जस्ट डोम के साथ जो भी चीज़ें करनी है उससे रिलेटेड, या डोम में रेंडर करना है, उसका ट्री क्रिएट करना है, तो वो आपको ये काम करके देता है। ठीक है, जो आप उसको पास करोगे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, उसको आप उसका ट्री बना के और इस वाले डिज़ायर वाले एलिमेंट उसके अंदर अपेंड करवा देगा। ये इसका काम है। और हम यहाँ पर देखो तो रिएक्ट हमने जो यहाँ पर लिखा है, ये वाला रिएक्ट डॉट डेवलपमेंट, तो ये वाली चीज़ उसके अंदर कंपोनेंट है एक लाइब्रेरी, मतलब ये हमारा क्लास है। और ऐसे ही हमने थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो हमने यूं लिखा था रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये अगेन क्रिएट एलिमेंट फंक्शन है उस लाइब्रेरी के अंदर, जो रिएक्ट लाइब्रेरी, उसको हमने कॉल किया था। तो तभी हमें ये चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत है, तभी हमने इनको जो है वो यहाँ पे लिखा है। तो अब दूसरी एप्लीकेशन की टाइप हम देखते हैं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर हम एप्लीकेशन का क्रिएट करते हैं, तो उसमें देखिएगा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे आपको मिल जाएंगे।
ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैं जैसा काम करता हूँ इसके बाद चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप टर्मिनल की तरफ ज़रा देखिएगा। हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं NP। अच्छा, यहाँ पर अगर बेसिक आपको एप्लीकेशन क्रिएट करनी है बिल्कुल, और उसमें पहले से जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो करी हुई हो आपको, इस तरीके से बाकी चीज़ें बस आपको जाके बस एक काम स्टार्ट करना है। बेसिक स्ट्रक्चर बना बनाया आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर डिफरेंट फाइल्स पहले से पड़ी होंगी। तो आप क्या करोगे, एक कमांड आती है npx करके हुए, एंड जो है वो क्रिएट रिएक्ट ऐप, और मैं कहता हूँ फर्स्ट डेमो ऐप, लेट सपोज मैंने कह दिया डेमो ऐप। ठीक है, तो ये आपकी कुछ फाइल्स जो है वो जारी है, वो जो भी चीज़ें होंगी तो नेट से डाउनलोड करेगी। तो वो ये इस तरीके से नहीं कर रहा, क्यों? npx create NPM होता है ना? npn, एक npm होता है। ठीक है, हम M वो ये इसलिए कि वो हमने वो नाम जो रखा था इस तरीके से इसको अलाउ नहीं कर रहा था, तो इसमें डैश करके मैंने कर दिया। तो अब देखो ये डाउनलोड कर रहा है, तो थोड़ा हम वेट कर सर लेते हैं। कैमल केस नहीं लेता सर ये नेमिंग में। हम्म। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ये चीज़ दे दी हमने। तो अब ये डाउनलोडिंग कर रहा है, तो कर ले, हम वेट कर लेते हैं। तब तक एक काम करते हैं हम। अब आप क्यों जाएं यूट्यूब पे, यहाँ पे ही मैं चला दूं जैसे आप कहें। सर हमारे पास तो यहाँ पर रिएक्ट डेवलपर बैठे हैं पहले से ही। कौन से वाले? हाँ हाँ हाँ, सही 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 कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं रिएक्ट वर्चुअल डोम। क्या ये वाला, वर्ड में बातें हो रही ये हैं? वाला वीडियो, रिएक्ट एंड वर्चुअल डोम। इस वीडियो को आप देखें ज़रा, जो जब तक वो हो जाए ये हम देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे सही आवाज़ आ रही है तो मुझे बताइएगा। This is the story of React and the virtual DOM. आवाज़ आ रही है? सर स्पीड थोड़ी यस तेज सर, आ रही है। वीडियो जी। आ रही है सर। सही है, तो यहाँ पे चला लूँ या आप अलग से देख सकते हो अभी, जैसे कहें। आप चला दें, चला लें सर। चलाएं। ठीक है, सही है। इसको गौर से सुनिएगा, सही से समझिएगा काइंडली। ठीक है, Once upon a time, there was a Vue. He was very happy painting the DOM. Sometimes the model would give some nice data to paint. He knew really well how to paint a UI given all the data. A username, the points, and a colored shape. Piece of cake, and fun too. But then the model sent the Vue an updated username. He had to know how to change his painting to show the new username. To do that, he had to keep track of a username div. He dutifully updated the DOM directly. Then the model sent the Vue another update. This time, it was the points. The Vue added another update rule and started tracking the points div. Again, he updated the DOM in place. Next, the model sent the Vue a new color. The Vue remembered yet another update rule and kept track of another DOM node. Then he changed the color right there on the DOM. The Vue thought that that might be the end of the update rules, but they just kept adding up. He had to keep track of so much, and sometimes the order of the updates events mattered. It was all too much. After a while, he gave up. He could not continue. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो है वो इनिशियल जो उसकी हालत थी, व्यू था, वो दिखा है, और फिर ये जो है बाकी अपडेट्स वो करवा रहा है। अब वो बेचारा मर गया, वो आगे देखें। But then the Vue met a friend. The friend was called React. They worked together to paint the DOM. The model would hand the Vue a complete piece of data. The Vue knew how to render this: username, points,
and colored shape. He would draw a quick but accurate sketch. Then he would bring it to React, who would scan it. React had very accurate and fast memory banks. It could remember exactly what was already painted in the real DOM. New painting. At first, the DOM was empty, so it knew to paint the whole thing. It could paint very fast because it was a robot. Then, whenever the data may have changed, the model gave the view all the data again. The view liked this because he was really good at sketching an entire picture, but not very good at remembering all of those DOM nodes. When he was done, he gave it to React, who scanned it. Difference detected. Blue circle is now red. It quickly made a short list of all of the differences. Then it painted each and every difference, but no more. When the model would bring him data, the view didn't really know what was on the real DOM, and he didn't want to know. He just sketched the picture as it was supposed to look, then passed it to React. React would quickly figure out that there were no differences. No differences. Everything was already painted correctly. The view was so happy with his new friend React. His mind was clear and free. He could sketch the way he liked to and not worry about all of those updates. React liked figuring out how few changes needed to be made to the DOM because it tickled its memory banks. They were good friends, and they lived happily ever after. भाई स्टोरी उनकी समझ आई? नहीं सर, हाँ, नहीं है इधर, क्या फायदा। क्यों? चल सही नहीं रही वो थी या भी- क्या इशू था? नहीं वो तो चली सही। सर वो समझ लास्ट नहीं वाली आया थोड़ी difference। बात समझ नहीं आई कि ये वो ऑटोमेटिक खुद ही अपडेट करेगा और हमें बस पता है अब देखो अब तक जो हम करते आ रहे हैं, रिएक्ट को भूल जाएं फिलहाल के लिए। रिएक्ट के अलावा जब तक आप करके आ रहे हो, आपके पास डोम बना हुआ है। अगर आप कोई चीज़ें कर रहे हो तो अब लेट सपोज वो चेंज हुई है या नहीं है, ये बता रहा था पहले वाले ज़माने की बात कि जब रिएक्ट नहीं था तो क्या होता था कि अगर आप मॉडल क्या है, मॉडल आपने कोई क्लास पर्सन की बनाई, सपोज उसके अंदर उसकी डेटा कोई पर्टिकुलर कोई इसका एट्रीब्यूट या कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट उसकी कोई ना कोई वैल्यू चेंज हुई है, तो होता क्या है वो उसको नहीं मालूम कि प्रीवियसली जो चीज़ थी वो क्या थी और अब वाकई वो सेम चीज़ आई है या उसमें वाकई उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट कुछ अपडेट हुआ है। वो सारी चीज़ें रेंडर करवाता फिरेगा, ठीक है। और फिर अगली दफ़ा चेंज आई फिर उसको रेंडर करवा देगा, फिर अगली दफ़ा उसको, मीन्स रेंडर में से मुराद है पेंट करना, ठीक है, स्क्रीन पे जो ब्राउज़र के अंदर। तो अब बात यह है उस जो ब्राउज़र की विंडो है उसके अंदर पेंट कर देना। अब वो उसने पेंट कर दी, दोबारा चेंज आई, अब वो चेंज वाकई चेंज है या प्रीवियस जिस हालत में हमारा व्यू है वो वैसा ही वैसा मॉडल भी उसी के अगेंस्ट है, मीन्स उसकी जो डेटा है वो वैसी की वैसी सेम है और दोबारा भी उसको पेंट कर देगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि जो पहले व्यू है क्या वो उसके अंदर जो डेटा है वो एग्जैक्टली वो है जो अभी न्यू जो आई है वो सेम ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो वो उसके लिए दोबारा से पेंट करता था, हालांकि पेंट नहीं करनी चाहिए कि भाई पूरी की अब लेट सपोज मैं इस तरीके से इसके एग्जांपल दूं, ये आपके सामने ये कुछ व्यू आ रहा है, इसके अंदर जो भी ये आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये वाली चीज़ें दिख रही हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मगर वो फिर भी दोबारा रेंडर करवा देगा। मतलब वो मॉडल मिला उसको, मॉडल के अंदर ये सारी चीज़ें, लेट सपोज ये डेटा जो भी आपको दिख रहा है, तस्वीरें हैं और ये वो, मिसाल के तौर समझते हैं एक मॉडल है उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें रेंडर होती है। वो उसको मिला, उसने क्या कहता है रेंडर कर दिया, उसको नहीं मालूम क्या एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं जैसी हैं वही हैं, या उसको लेट सपोज ये तस्वीर जो है यहाँ पर मेरी ये चेंज करवा दी, कोई और URL दे दी, तो वो क्या करेगा रेंडर करवा देगा, ठीक है। अगली दफ़ा में सेम ही आपका जो है ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई डेटा चेंज नहीं हुआ, उसको नहीं मालूम कि प्रीवियस जो है वो कैसा है और अभी जो है वो उसमें डिफरेंस है, वो देखेगा नहीं, वो अपडेट कर देगा। तो अब ये इससे क्या है कि जब हमारे पास रिएक्ट लाइब्रेरी आई तो उसके अंदर वर्चुअल डॉम का जो है कॉन्सेप्ट आया कि हुआ क्या
कि अब व्यू जो है हर दफ़ा ये नहीं देख रहा था प्रीवियसली क्या था, वो हर दफ़ा पेंट कर रहा था, पेंट कर रहा था, पेंट कर रहा था। जब वर्चुअल डोम की बारी आई तो रिएक्ट की, जिसको वर्चुअल डोम कहा जाता है, जो भी चीज़ आपकी डेटा चेंज होती है, अब देखो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, मिसाल के तो पर्सन का ऑब्जेक्ट है और आपने उसकी डिटेल्स को शो करवाया है, पर्सन का नेम, पर्सन की एज, पर्सन का जो है वो सैलरी और बाकी चीज़ें। सपोज पर्सन की जो है वो कोई एक पर्टिकुलर कोई आपने उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट नेम चेंज हो गया है, ठीक है, नेम की वैल्यू चेंज हो गई है, तो हो क्या क्या पूरा का पूरा वो पूरा ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जितनी चीज़ें भी वहाँ पे आपने करवाई होंगी वो सारी रेंडर करवा देगा। यहाँ चलो चेंज नहीं भी हुई है, एग्जैक्टली सेम ही ऑब्जेक्ट आ गया है, उसके अंदर डेटा कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो वो भी फिर भी रेंडर कर देगा। मगर अब जब वर्चुअल डोम की बात करें तो वो व्यू क्या करेगा, वो वर्चुअल डोम जो है वो अब उसको पेंट नहीं करेगा, जो व्यू है वो पहले से ही जाके पेंट नहीं कर देगा। ये रिएक्ट जो वर्चुअल डोम है उसके अंदर उसका जो है वो ट्री बनता है, ठीक है। अब उसके अंदर वो ट्री अपने पास एक मेमोरी में जो है वो मेंटेन कर रहा होता है, एक एक्चुअल डोम जो आपके ब्राउजर का है, दूसरा वर्चुअल डोम। तो होगा क्या, अगर कोई इस तरीके की कोई चीज़ चेंज आई है या चेंज ना भी आई हो, तो वो वर्चुअल डोम उसका जो है वो बनता है, ट्री बनता है, वर्चुअल डोम बनता है। अब वो एक्चुअल डोम जो आपके ब्राउज़र का अंदर जो पेज का है उसके साथ मैच करता है कि जो अभी डेटा आई है क्या वो एग्जैक्टली सेम है जो पहले आपके उसमें है, मतलब डोम एक्चुअल डोम के अंदर है। तो वर्चुअल डोम में जो डेटा अभी आई है वो जाके उसका क्रिएट होता है डोम, फिर वो एक्चुअल डोम के साथ डिफरेंस चेक करता है कि क्या, मतलब वो अपने पास चीज़ें जो है एक्चुअल वाली जो है वो पहले से वो स्टेट संभाल रहा होता है मेमोरी के अंदर, वो वर्चुअल डोम जो है वो ज़ाहिरी लोड होता है मेमोरी के अंदर, और ये भी आपका ज़ाहिरी होता है एक्चुअल डोम। तो जो डिफरेंस आया या नहीं आया उसके अगेंस्ट वर्चुअल डोम बनेगा, फिर वो वर्चुअल डोम कंपेयर होगा एक्चुअल ब्राउज़र के उस पर्टिकुलर डोम के साथ कि इन दोनों में कहीं डिफरेंस तो नहीं है। अगर के डिफरेंस है तो किस वाली पर्टिकुलर चीज़ का डिफरेंस है, जस्ट वो चीज़ अपडेट करवा देगा एक्चुअल डोम के अंदर व्यू को कहकर। और अगर वो एक्चुअल जो है मतलब के साथ कोई डिफरेंस नहीं है वर्चुअल डोम का, तो वो कहेगा कोई भी चेंज नहीं आया तो लिहाजा तुम दोबारा से रेंडर नहीं करो, तो व्यू वहीं रुका रहेगा, व्यू कोई भी चीज़ दोबारा से पेंट नहीं करेगा। तो इससे क्या हो गया, वो पेज और फास्टर हो जाएगा, मतलब वो तो मशीन है और जल्दी से वो चीज़ कर रही है। तो ये जो व्यू जो है वो व्यू को ये बहुत मुश्किल होती थी इस तरीके से। अब देखें जो पर्टिकुलर चीज़ होगी मैं उसकी एग्जांपल आगे जाके आपको बता दूंगा, तो आपको लगेगा कि जस्ट जो चीज़ अपडेट हो रही है तो जस्ट वो ही अपडेट हो रही है, मतलब उसके अगेंस्ट वर्चुअल डोम बनता है, फिर वर्चुअल डोम जो है वो उसके अगेंस्ट आपके एक्चुअल डोम के अंदर फिर व्यू को वो बताता है कि ये डिफरेंस है तो ये जाके अपडेट कर दो। बात समझ आ रही है? सर विदाउट रिएक्ट के मतलब वो अगर सेम चीज आती है फिर भी उसको रेंडर करता है? देखो अगर अगर हम विदाउट रिएक्ट की बात कर, जी सर। हाँ विदाउट रिएक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो जो व्यू है उस चीज़ को जो अब प्रीवियस तो उसके पास स्टेट नहीं है, वो समझ रहा होगा कि मैं भी इसमें जो जितनी चीज़ें हैं वो सारी चेंज हो चुकी हैं या कुछ चेंज हो चुकी हैं, तो उसको नहीं मालूम, वो सारी दोबारा से पेंट कर देगा। मगर जब वर्चुअल डोम की बात करेंगे तो उसको पता है कि अभी एक्चुअल डोम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, और मेरे पास जो अभी व्यू चेंज लेकर आया है, मतलब वो जो लेकर गया एनिमेशन में लेके जा रहा था ना, वो बेसिकली इसका मतलब ये था कि वो रिएक्ट पहले उसका डोम बनाएगा, डोम ट्री बनाएगा जिसको कहते हैं वर्चुअल डोम। फिर रिएक्ट डोम जो है अब रिएक्ट की यह होगी कि रिएक्ट कंपेयर करेगा एक्चुअल ब्राउज़र के अंदर जो पेज है उसके डोम के साथ, कि मेरे पास जो अभी नए मॉडल के तहत नई डेटा के तहत जो मेरे पास वर्चुअल डोम बना है वो एक्चुअल डोम के साथ क्या डिफरेंस रखता है। अगर के डिफरेंस रखता है तो व्यू को कहेगा ये इस जगह पे ये बस अपडेट कर दो और कुछ भी नहीं करना। अगर कोई डिफरेंस नहीं मिलता कहता है
बस करो, मतलब कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा सेम ही है। तो ये उसकी खासियत है, इससे पेज जो है और फास्ट हो जाता है। सिर्फ ही रिएक्ट जेएस की वर्चुअल डॉम की वजह से अपनी जगह पर है। उसके अलावा जो बाकी फीचर्स है, मैंने कहा वन वे फ्लो हो गया, या उसको जो है आप डिक्लेरेटिव जो है वो लाइब्रेरी है, जस्ट आप डिक्लेयर करेंगे। और उसकी और एक और ख़ासियत ये है कि आपको JSX इंट्रोड्यूस करवा दी गई कि XML बेस्ड कोड है, और आपको जो है वो बस वो लिखना है और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हालांकि वो ना XML है ना HTML है, और वो JSX से होता है। समझ आई बात? सिंटेक्स तो सर सेम है दोनों। सिंटैक्स एग्जैक्टली सेम है, मगर जावास्क्रिप्ट के अंदर देखो, अगर आप ये कोड लिखोगे ये बिल्कुल गलत है। इसको मैं कैसे मिसाल दे सकता हूँ, इस तरीके से हम करते हैं इसको। ये वाली चीज़ को मैं यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट एलिमेंट इज इक्वल टू, इस तरीके से, और सॉरी कॉन्स्टेंट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देने की ज़रूरत ही नहीं थी, रेंडर के अंदर आएगा, सॉरी। अच्छा, उसके बाद एलिमेंट हमने ये कर दिया, इसको मैंने कर दिया हेलो वर्ड, तो ये आपका हेलो वर्ड यहाँ पे आ रहा है। मैंने कहा हेलो कैडी, तो यहाँ पे हेलो कैडी आ रहा है। अब बात ये है, इसको हम यहाँ से उठाते हैं, हम जाते हैं ब्राउज़र की तरफ और कंसोल में। अब यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। अब देखने में तो ये क्या लग रहा है, ये HTML कोड है, ठीक है ना, HTML है ना। अब इसको हम कुछ चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस होंगी, आपको मिलेंगी, मगर ये एक्चुअल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है वो देखो, ये कहेगा अनएक्सपेक्टेड टोकन। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम ये क्या दे रहे हो, HTML कैसे दे रहे हो, ठीक है, गुनाह कर रहे हो। तो ये इसको आप यहाँ तो बैक टिक देकर उसके अंदर दे दो, या सिंगल डबल कोट देकर फिर दे दो। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहीं पे कोई सिंगल या डबल कोट यूज़ किया है? नहीं किया, ठीक है। तो ये एज ए JSX कंसीडर हो रहा है। आगे चले हम। सर आज के लिए इतना काफी है सर, बस प्लीज। नहीं, कुछ नहीं करवाया यार, ये क्या मतलब। सर क्लास सब पूरी सर थी। पीछे भी बहुत रह रहा है सर। भाई सर सर आपने कहा ये था है कि कवर आज वाली क्लास आप थोड़ी सी लेंगे, जावा क्योंकि आपने वीडियो भी भेजी है। सही बात है सर। थोड़ी सी थोड़ी ना ली आपने, ब्रेक ये नहीं ली रिकॉर्डिंग हमें। खत्म करें सर। ये तो आनी चाहिए ना, मैं आगे सबूत दे सकूं कि यार ये बच्चों की हरकतें देखो। अच्छा, ये सर तो हमने असाइनमेंट की ब्रेक डेडलाइन कर ली बताओ है ना। ना। इतनी बड़ी नमाज ब्रेक भी नहीं दी आपने। भाई नमाज में सर भी टाइम। जावास्क्रिप्ट भी पढ़नी है अभी तो सर। सर बहुत HTML कंटेंट रिवाइज पीछे करनी रह रहा है, है, फिर आप कह रहे हैं इसका बहुत अल्टरनेट कुछ बताएं। करना है सर। कोर्स भी कंप्लीट करना सब कुछ थी दो, टेंशन ना वो उठो। तां लाए थींदो सर, सर असां लाए प्लीज असां हाणे छा सर थींदो। खत्म करो। सर घर में आई हुआ हाणे तो ठीक है, ठीक है, और फिर सर छोड़ो। उसके बाद ये कि RM की भी सर रिपोर्ट भी बनानी है सर। भाई ये जस्ट मुझे दूसरी वाली एग्जांपल समझाने दें, फिर जाओ, ठीक है ना। सर थोड़ा ये नेक्स्ट क्लास है। भाई इसमें इतना टाइम नहीं सर लगेगा। नहीं, अभी छुट्टी कर रहे हैं। नहीं वीडियो सर बनाई आपने कल भी ये ऐसे फिर ही किया इसकी था, वीडियो प्लीज बना अभी दें। छोड़ें। कल भी सर इलाही टाइम वठी आयो। अल्लाह का वास्ता है सर। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास देखो, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था ना, npx create react ऐप, और उसका नाम रखा था डेमो ऐप। तो ये हमारे पास वो उसकी कुछ फाइल्स बन के आ गई हैं। अब अगर अगर एक मिनट ये दें यहाँ पर कि इसको हम चलाते हैं, मैंने कहा और npm start। देखो हमारे पास ये चीज़ आ गई, मतलब हमारे पास हमने लिखा npm स्टार्ट। अब हमारे पास एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, बेसिक एप्लीकेशन, और इसके अंदर ये चीज़ आ रही है। जस्ट मैं फाइल को समझा कर फिर ख़त्म करता हूँ। अब ये आप देखो तो node मॉड्यूल्स, ये नोड मॉड्यूल्स, अब ये बेसिकली आपकी यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स होती हैं। ये package.json फाइल, इसकी फ़ाइल को रीड करते हुए इसकी डिपेंडेंसी जिन जिन फाइल्स पे होती हैं, जो जो चीज़ें लाइब्रेरीज और बाकी पैकेजेस हैं, वो सारी आपके यहाँ पर इसके अंदर आ जाते हैं। और ये आपका मतलब MB से लेकर GB तक चला जाता है, अगर वो डिपेंड करता है आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर
क्या क्या इंस्टॉल कर रहे हो। और ये चीज़ कभी भी नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर है ना, ये इसको कमिट करके पुश किया जाता है, इसकी कोई रिपोजिटरी नहीं बनाते, क्योंकि इसमें ये बहुत हैवी फाइल होती है, फोल्डर होता है जिसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा फाइल पड़ी होती हैं। बेसिक एप्लीकेशन के अंदर ज़रा देखो कितनी कितनी फाइल्स हैं, देखो फोल्डर्स हैं, उसके अंदर फिर फाइल्स सर पड़ी होती हैं, शायद इसको कोई भी नहीं सर करता। शायद इसको गेट इग्नोर में ऐड करते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसको जो है वो हम पुश या रिपोजिटरी के अंदर ऐड नहीं कर रहे होते, क्योंकि ना इसकी हमने वर्जनिंग की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। जस्ट आप ये नीचे वाली जितनी फाइल्स हैं ये आप जो है वो कमिट करते हैं, किसी और को प्रोजेक्ट देना है वो भी यही यूज़ करेगा। वो जस्ट npm इंस्टॉल कमांड लिखता है, तो क्या होता है, यो पैकेट डॉट जेसन के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज है उसके अगेंस्ट ये नोड मॉड्यूल के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा, ये उसके अंदर ये सारे फोल्डर सब फोल्डर उसके अंदर सारी फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि ये रीडमी फाइल है, ये गिट इग्नोर है पहले से, जिसके अंदर देखो इसने बताया हुआ है कि ये इस तरीके की जो फाइल्स हैं उनको इग्नोर कर दो, ये गिट से रिलेटेड है। तो उसके अलावा ये फाइल है, इसको हम फिलहाल जो है वो छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, पब्लिक और जो है हमारे पास सोर्स फोल्डर। पब्लिक के अंदर बेसिकली जो हमारी फाइल पब्लिक होगी, मेन जो इंडेक्स फाइल होगी वो हमारी पब्लिक है। और वो फाइल देखो वो वैसी दिखती है जो हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, मगर इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कि फ़िलहाल आपको इग्नोर करनी है, फ़िलहाल नहीं देखनी है। जिसके अंदर एक फेव आइकॉन है, फेव आइकॉन जो है वो आपका, मैंने पहले भी बताया कि जब आप कोई वेबसाइट, ये जितने भी आपको ऊपर दिख रहे हैं ये फेव आइकॉन है। तो फेव आइकॉन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है स्टार, और वो स्टार यहाँ पे पब्लिक यूआरएल करके उसको जो है वो फेव आइकॉन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ये यहाँ पर इसके अंदर अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से ये आ रहा होगा, मगर ये अब टैब बहुत सारे खुले हैं तो आपको यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा होगा। ये बाकी चीज़ें जो है आप करके आए हो, इसमें कोई नहीं है। बाकी अगर कुछ चीज़ें उन्होंने खुद करी हैं, इसको आपने फ़िलहाल नहीं देखना। हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर इसने लिखा है यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट और इस तरीके से कुछ, और नो स्क्रिप्ट टैग है। आपने ये देखना है कि हमने इस तरीके से डिव बनाया था और रूट एलिमेंट, और यहाँ पे ये कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपने बॉडी के अंदर सिर्फ इस चीज़ को देखना है। और ये कुछ लोगो जो यूज़ हो रहा है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से, ये उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो तस्वीर घूम रही है उस तरीके से। और ये फेव आइकॉन ये पब्लिक फोल्डर है जिसके अंदर पब्लिकली चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इसके अंदर कुछ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो है वो जैसॉन लिखा हुआ है, जिसमें अंदर जो है आपकी रिएक्ट की इंफॉर्मेशन और बाकी कुछ आपकी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन, इस तरीके से आपका जो है वो जेसॉन की फाइल बनी हुई है जिसको ये यूज़ कर रहे होंगे कहीं पर। मतलब इसका पूरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर देखो तो एक एरे है, फिर उसके अंदर ये चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं, उसको फिर कहीं पे यूज़ किया जा रहा है। और इसके अंदर जो है वो कुछ जस्ट टेक्स्ट पड़ा हुआ है। पब्लिक फोल्ड को छोड़कर हम एक्चुअल इसमें आते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले, ये टेस्टिंग के लिए आपको यूज़ होगा। ये आपका लोगो है, सपोर्ट वेक्टर जो है वो ग्राफिक्स आई थिंक इसको कहते हैं। और ये जो है कुछ फाइल हैं जिसको फ़िलहाल आप जो है इसकी तरफ ना जाएं तो बेहतर है। जस्ट हम जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं ऐप जेएस CSS और उसके अलावा इंडेक्स CSS इंडेक्स डॉट JS। अब इसके अंदर भी आप देखें तो हमने जो काम किया था वो app.js वाला काम किया था। ये जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो यहाँ पे आपकी पड़ी हुई है। मैं सारा इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ H1 और मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, अब ये हम देखो तो अब यहाँ पर क्या किया है, लोगो इंपोर्ट किया था जो कि लोगो हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है पब्लिक फोल्डर के अंदर। लोगो SVG कहाँ पड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये उसने लोड किया, ये हम इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, मैंने इसको हटा दिया। app.css इंपोर्ट हो रही है क्योंकि वो थोड़ी देर पहले हम यूज़ कर रहे थे, तो इसको भी हम यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, इसको भी मैंने हटा दिया। तो ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट एक बना हुआ है जिसको हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है। अब ये जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे, अब ये index.js के अंदर यूज़ हो रहा होगा। ये ऐप आपकी इंपोर्ट हो रही है विदाउट ब्रेसेस, ऐसे। इसका मतलब है मैं इसको ऐप लिखता कुछ और लिखता ये हो जाता, ये डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो रहा है और हमने रेंडर के अंदर इसको यहाँ पे यूज़ किया हुआ है।
इसको फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हो। ये हमने ऐप को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमने किया है रिएक्ट डॉम की लाइब्रेरी को हमने कहा है कि ये जो चीज़ पड़ी हुई है इसको ये इंडेक्स एचटीएमएल का जो ये रूट एलिमेंट है उसके अंदर अपेंड करवा दो, तो इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये उसके अंदर ऐड कर देगा। तो यहाँ पे देखो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा और उसके अंदर हम इंस्पेक्ट करें तो इंस्पेक्ट के अंदर आप ज़रा देखें तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो है वो रूट एलिमेंट के अंदर इस तरीके से आ रहा है। तो ये आपका इस तरीके से ये हमारे पास ये कंपोनेंट बना app.js फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, कोई क्लास हमने यूज़ नहीं की है और उसको हमने एक्सपोर्ट किया है। और index.js के अंदर आप जाएं तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें करी हुई है, रिएक्ट को इंपोर्ट किया है। पहले हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें स्क्रिप्ट को यूज़ किया था, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग को इनको नहीं यूज़ कर रहे, हम ये सारी आपकी जो भी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी सेटिंग्स है पहले से करी हुई हैं, अब आप यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट करवा रहे हो रिएक्ट को, रिएक्ट डॉम को करवा रहे हो। अगर CSS की ज़रूरत है तो उसने CSS को भी करवाया इंपोर्ट ताकि उसके अंदर यूज़ हो सके। और ये ऐप कंपोनेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करवाए। और ये कुछ चीज़ें हैं, ये फ़िलहाल इसको हम इग्नोर करते हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि रिएक्ट डॉम, अगर मैं ये ना लिखता तो ये हमें ये से रेंडर ना करता। देखो फेल टू कंपाइल, रिएक्ट डॉम इज़ नॉट डिफाइंड, उसको नहीं पता कि रिएक्ट डॉम क्या है, तो हमने ये बता दिया। अगर ये चीज़ मैं दूँ तो अब इसका मतलब है कि देखो रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अब रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड ये क्यों बेसिकली एरर दे रहा है, क्योंकि इसके पीछे हम जो चीज़ ये कर रहे हैं ये वाली चीज़, अब ये ऐप जो है, अब ये ऐप जो है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास अगेन ये पड़ा हुआ है और ये JSX है। जो इस JSX को कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है वो बेबल की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है वो आपका यहाँ पर react डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे हमने बेबल को यूज़ नहीं किया है, बल्कि होगा क्या, ये वाली हमने जो रिएक्ट को अगर नहीं यूज़ कर रहे तो बात ये है कि ये बाद में इसको कन्वर्ट करता है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट फंक्शन को कॉल करते हुए। तो क्रिएट एलिमेंट आपका यहाँ पे चलेगा। तो उसके लिए ये एक तो रिएक्ट जिस तरीके से हम लिख रहे थे ना, तो ये आप बैकएंड पे ये इस तरीके से जो है वो हो रहा होगा। तो ये आपको सामने चाहे चीज़ नज़र नहीं आ रही हो तो आप कह रहे होंगे ये यूज़ क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, तो इस वजह से कि उसको यूज़ किया जा रहा है। और दूसरा ये इस चीज़ के लिए इसको अगर हम हटा दें, फ़िलहाल हम नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, तब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस वाली चीज़ की। मतलब यहाँ पर हम ये दे रहे हैं और इस तरीके से मैं रिएक्ट को यहाँ से हटा देता हूँ तो ये हमें जो है वो क्या नाम है, एक मिनट, एरर नहीं दे रहा, खैर अच्छा। ये बैकएंड पे बेसिकली यहाँ पे हमें जो है वो ऐप को हम यूज़ कर रहे हैं। और सॉरी, ये अब थोड़ी देर पहले हम रिएक्ट को यूज़ कर रहे थे तभी हमने दिया है। और ये आपका जो है बैकएंड पे जो है कन्वर्ट करेगा इसको क्रिएट एलिमेंट करते हुए ना, तो उसके अगेंस्ट ये बेबल यूज़ कर रहा होगा। वरना जब भी आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं या जब हम क्लास कंपोनेंट बना रहे होंगे तो इस तरीके से हमने कहा ABC कंपोनेंट और एक्सटेंड करो कहाँ से, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। तो फिर आपको इस रिएक्ट सर ये सर जी जी सर प्लीज क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड सर ये नेक्स्ट क्लास में कर लें प्लीज, क्योंकि सर अभी नमाज का भी वक्त हो रहा है और क्लास का भी सर टाइम से पूरा हो गया है। सर प्लीज नेक्स्ट क्लास में कर लें। ठीक है। सर कोर्स की डेडलाइन वधायो।